उनका मानना था कि अगर यह सामान्य दवा होती तो इसमें इतना लंबा समय नहीं लगता। ये भी उस औषधि का विशेष स्थान है। हालांकि दवा को असर करने में काफी समय लगता है, लेकिन एक बार जब ये काम कर जाती है तो इसकी प्रभावकारिता बहुत मजबूत होती है। आम लोग इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। यदि यह हुआन फैंग के लिए नहीं होता तो जू जियो के पास आज शाम केवल विषमलैंगिक संबंध और कई जैविक संबंध होते, ताकि वो शरीर की सभी दवाओं को बाहर रख सके। फिर से ऐसे मूर्ख मत बनो, तुम उन लोगों को नहीं समझते। तुम इतनी आसानी से बाहर आकर उनके साथ खाना खाने का वादा कैसे कर सकते हो? हुआन फैंग ने जू से कहा कि जू इस बार सतर्क था। इसके अलावा आपातकाल की स्थिति में वो विशेष तौर पर यहाँ आते थे, होटल प्रबंधक की मदद से, अन्यथा जू आज रात वास्तव में खतरनाक होता। उन्होंने कहा कि वे मुझे स्टार बनाना चाहते हैं, जू ने धीमी आवाज में समझाया। इसके अलावा मैंने यहाँ आने से पहले उनकी पहचान की भी जांच की थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसे लोग थे। सिद्धांत रूप में जू जियो बहुत सावधान रहा है। शुरुआत में वो डर गई कि दूसरा पक्ष झूठा है और इसके बारे में पूछताछ करने के लिए वापस गई। परिणाम स्वरूप दूसरे पक्ष की पहचान सत्य थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष ऐसी पहचान में ऐसा कुछ करेगा। हुआन फैंग को यह भी कहना पड़ा, भविष्य में सावधान रहें, हर किसी पर विश्वास न करें। समाज में लोग जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक जटिल है। ठीक है, मैं देखता हूँ। जू जियो की चतुर प्रतिक्रिया यह है कि इस समय अपने डर के अलावा वो हुआन फैंग से अधिक जुड़ी हुई है। अपने हताश क्षण में हुआन फैंग समय पर प्रकट होता है और खुद को बचाता है, जिससे जू जियो के दिल में हुआन फैंग की स्थिति एक पल में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे क्या आपने यह नहीं कहा कि यह यांगचेंग में था? यह अचानक यहाँ क्यों है? या क्या आपने पहले मुझसे झूठ बोला था? जू जियो ने हुआन फैंग को देखा और कहा कि हुआन फैंग ने कहा था कि वह यांगचेंग में था फोन पर पहले, लेकिन उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। और तुम्हें कैसे पता कि मैं गोबिन होटल में हूँ? मुझे पता है कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ। कौन जानता है कि आप ऐसी स्थिति में हैं? उसके बाद मैंने आपको फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। मैंने फिर भी होंगली से यह जानने के लिए पूछा कि आप राज्य अतिथि होटल में थे। हुआन फैंग को झूठ बोलना पड़ा। होंगली जू जियो को हुआन फैंग के धोखे की परवाह नहीं थी। आखिरकार उसे नहीं पता था कि उसके साथ पहले क्या हुआ था। मैंने यहाँ आने से पहले उन्हें बता दिया था। ठीक है, तुम इसे धोने जाओ और मुझे भी जाना चाहिए। इस समय तुम्हारा स्कूल बंद होना चाहिए। तुम्हें आज रात यहीं रहना चाहिए, हुआन फैंग ने जू जियो से कहा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 970 देखा गया है। मत जाओ। जू शियू ने हुआन फैंग को पकड़ लिया और उसकी ओर दयनीय दृष्टि से देखा और कहा, मत जाओ। ठीक है, मुझे डर लग रहा है। हालांकि आज रात अंत में उसे किसी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उसके दिल में पिछला डर काफी था। एक पल के लिए भी उसे लगा कि उसका दिल पूरी तरह से मर चुका है, इसलिए अब उसे अकेले रहने से डर लगता है। हुआन फैंग ने खुद को तब बचाया जब वो निराशा में था, और केवल जब वो उसके बगल में था तभी उसका दिल शांत हो सका। जू जियो को एक आवारा बिल्ली की तरह दयनीय देखकर हुआन फैंग ने अपना मन बदल लिया और कहा, ठीक है, मैं रहूंगा। हुआन फैंग को आज रात यांगचेन के एक होटल में रहना था, लेकिन क्योंकि वो अकेले रहते थे, भले ही वो वापस नहीं गए, वहां कुछ भी नहीं होगा और कोई भी नहीं आएगा। धन्यवाद, जू ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। ठीक है, जाओ और इसे धो लो, हुआन फैंग ने जू से कहा। अभी बहुत जल्दी नहीं है। साथ ही जू के शरीर में दवा के कारण उसका शरीर पसीने से भर गया है, इसलिए उसे धोना चाहिए। कुआ, हालांकि कुछ लोग शर्मिंदा थे, लेकिन जू जियो ने मना नहीं किया और हुआन फैंग के दिल पर भी संदेह नहीं किया। बाथरूम में पानी की आवाज आ रही थी। इस होटल के बाथरूम का दरवाजा कांच का है और यह अभी भी पारदर्शी कांच है, इसलिए हुआन फैंग यहाँ से बाथरूम की स्थिति आसानी से देख सकते हैं और उनकी दृष्टि आम लोगों की तुलना में बहुत बेहतर है। इसलिए भले ही बाथरूम में पानी हो, हुआन फैंग आसानी से जू जियो की खूबसूरत पीठ देख सकता है। जैसे ही हुआन फैंग गर्म हो गया, उसने जल्दी से अपनी आंखें घुमा ली। हालांकि उसका जू जियो के साथ पहले भी रिश्ता था, वो बेहोश था और नशे में था, इसलिए हुआन फैंग अभी भी जू जियो के शरीर से अपरिचित था। अब उत्तेजित होने से बचना कठिन है। हालांकि हुआन फैंग ने जू जियो के सस्तेपन का फायदा नहीं उठाया, इसलिए उसने अपना सिर घुमा लिया। खुद का ध्यान भटकाने के लिए हुआन फैंग ने फिर से अपनी चेतना को स्टोरेज बॉक्स टो की दुनिया में डुबो दिया। हुआन फैंग, मैंने ये किया है, आप भी यह कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि हुआन फैंग को जू जियो की आवाज सुनने में कितना समय लगा, क्योंकि हुआन फैंग की आंखें बंद थी। जू जियो ने सोचा कि हुआन फैंग सो रहा था। ओह, क्या आपने खत्म कर लिया? ये तेज है। हुआन फैंग ने अपनी आंखें खोली और उसकी चेतना वास्तविकता में लौट आई। लेकिन फिर हुआन फैंग का दिल फिर से तेज हो गया। जू जियो, जो नहा चुका था, कोई कपड़ा नहीं बल्कि एक तौलिया पहने हुए था। हालांकि तौलिया स्पष्ट रूप से बहुत लंबा नहीं था। उसके सुंदर पैर हवा में खुले हुए थे और उसकी कमल जैसी भुजाएं भी आकर्षक चमक से भरी हुई थी। ठीक है, आप इसे धो भी सकते हैं, जू जियो ने कहा कि हालांकि उनका हुआन फैंग के साथ पहले भी रिश्ता रहा है, लेकिन उनके बीच मेलजोल इतना नहीं था, इसलिए वे एक दूसरे से बहुत परिचित नहीं थे। इसलिए जब उसे लगा कि हुआन फैंग बाहर है, तो वो उससे ज्यादा दूर नहीं एक जगह पर स्नान करने लगा। यहाँ तक कि अगर हुआन फैंग अंदर आना चाहता था, तो भी वो इसे मना नहीं कर सका। जू जियो का मन थोड़ा अलग था। स्वाभाविक रूप से मैंने इसे बहुत लंबे समय तक नहीं धोया। ठीक है, क्योंकि हुआन फैंग ने कहा कि वो जल्दी में यहाँ आया था और जू जियो के पसीने से भीग गया था। हुआन फैंग वास्तव में अच्छे से धोना चाहता था। जब हुआन फैंग बाथरूम में प्रवेश करता है, जू जियो हुआन फैंग की पीठ को घूरता है। हुआन फैंग के उसकी ओर देखने की ठीक बाद वो भी अब है। वो शर्मीली होने के साथ साथ थोड़ी खुश भी है, लेकिन गुस्सा बिल्कुल नहीं है। वो ये भी जानती है कि वो अब कितनी आकर्षक है। हालांकि हुआन फैंग का कोई अत्यधिक व्यवहार नहीं है, जिससे उसे साथ ही कुछ पछतावा भी होता है। यदि हुआन फैंग समय पर सामने नहीं आए, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे।
संभवतः वो अपने जीवन के उत्तरार्ध में ही नष्ट हो गया होता। जब उसने हुआन फेंग की उपस्थिति के बारे में सोचा तो जू जियो अभी भी उसका उत्साह नहीं भूला है। हालांकि जू जियो का चेहरा जल्द ही लाल हो गया, क्योंकि अब उसके पास एक पारदर्शी बाथरूम का दरवाजा है। जब वो यहाँ होती है तो वो अंदर की स्थिति देख सकती है। हालांकि नमी के कारण वो इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती है, लेकिन वो सामान्य स्थिति देख सकती है। तो जिस तरह से मैं नहाया था वो हुआन फेंग ने देखा था। जू जियो ने शर्म से सोचा कि पहले वो सिर्फ नहाने में व्यस्त थी, साथ ही उसके दिल में भी कुछ था, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और अब वो ऐसा कर रही है। जितना अधिक वो इसके बारे में सोचेगी, जू जियो का चेहरा उतना ही लाल हो जाएगा। हालांकि हुआन फेंग के बारे में उनकी धारणा बेहतर है। हुआन फेंग ने केवल खुद को बचाती है, बल्कि अपने फायदे का भी फायदा नहीं उठाती है। जू जियो अपने शरीर और रूप रंग को लेकर आश्वस्त है और जानती है कि अंदर और बाहर के लोगों को नहाना किस तरह का प्रलोभन है। हालांकि इस मामले में हुआन फेंग ये दुर्लभ है कि उसने कुछ भी अत्यधिक नहीं किया। यदि वो कुछ करना चाहता है तो वो विरोध नहीं कर सकता। आप क्या सोच रहे हैं? मुझे नहीं पता कि हुआन फेंग भी कब बाहर आए हैं। उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं है, वो नहाने के तौलिए से घिरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो उन्हें पहनना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि पिछले सारे कपड़े पसीने वाले और तीखे स्वाद वाले होते हैं, तो उसने बस वो कपड़े धो दिए हैं। अब वो केवल नहाने का तौलिया ही पहन सकता है। नहीं, सोचने की कोई बात नहीं। जू जियो ने ऊपर देखा और हुआन फेंग के लाल फल का ऊपरी हिस्सा देखा। उसका चेहरा और भी लाल हो गया था। हुआन फेंग उसके शरीर के निचले हिस्से के आसपास ही था। जल्दी आराम करो, हुआन फेंग ने कहा, लेकिन वो थोड़ा स्तब्ध था। उन्हें पहले यहाँ रहने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस समय लापरवाही से बड़े बेडरूम को चुना। इस कमरे में केवल एक ही बिस्तर था। हालांकि दो लोगों के साथ सोने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा कि यह उचित नहीं था। ऐसा लगता है कि जू शियो की भी यही स्थिति है। वो निश्चित नहीं है कि वो क्या सोच रहा है। ठीक है, जब आप बिस्तर पर होंगे तो मैं रेत पर सोऊंगा, हुआन फेंग ने कहा। कुआ, जू जियो ने धीरे से उत्तर दिया, फिर बिस्तर पर चला गया, खुद को रजाई में छिपा लिया और अंदर से अपना स्नान तौलिया निकाला। जैसे ही हुआन फेंग की आंखें गर्म हुई, जू जियो ने नहाने का तौलिया उतार दिया। फिर उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। उसके आश्चर्य के बारे में सोचकर जब दूसरा पक्ष अभी अभी नहाया था, हुआन फेंग का दिल और भी गर्म हो गया। यदि आप इसके बारे में सोचना चाहते हैं तो हुआन फेंग का इरादा कुछ भी करने का नहीं है। वो रेत के पास आता है और उस पर लेट जाता है। यह एक ही रेत है, जगह बहुत बड़ी नहीं है। ये स्पष्ट रूप से लोगों के सोने के लिए नहीं है। हालांकि हुआन फेंग को कोई परवाह नहीं है, वो किसी भी तरह रात से काम चला लेगा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 971 कॉल बैक। नहीं तो आप सोने के लिए ऊपर आ सकते हैं, यहाँ काफी जगह है, 2 लोग सो सकते हैं। बहुत देर तक कमरे का शांत वातावरण टूटा रहा। जू जियो की आवाज, जो थोड़ी कांप रही थी, कमरे में सुनाई दी। चूंकि हुआन फेंग रेत पर सोया था, जू जियो की नजर उस पर पड़ी और उसने ये भी देखा कि हुआन फेंग ठीक से सो नहीं रहा था। आखिरकार हुआन फेंग ने खुद को बचा लिया। परिणाम स्वरूप वो बिस्तर पर सो गया, लेकिन हुआन फेंग के साथ रेत पर अन्याय होने वाला था, जिससे जू जियो को खेद हुआ। नहीं, मुझे यहाँ बहुत अच्छी नींद आती है, हुआन फेंग ने कहा। ये ठीक है, वैसे भी ऐसा नहीं है कि आप एक बिस्तर पर नहीं सोए हैं, जू जियो ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन तुम नहीं कर सकते, तुम बहुत करीब नहीं पहुंच सकते। जब हुआन फेंग ने जू जियो की बातें सुनी तो वह भी शर्मिंदा हो गए। वे एक ही बिस्तर पर सोए थे, लेकिन आखिरकार वे नशे में थे, जाग नहीं रहे थे। हालांकि जू जियो ने उन्हें आमंत्रित किया है, इसलिए हुआन फेंग को संत बने रहने की जरूरत नहीं है जब तक कि वो इसे ज्यादा नहीं कर सकते। हुआन फेंग रेत से उठे और बिस्तर पर चढ़ गए। इस समय जू जियो का चेहरा पहले से ही बिस्तर के दूसरी तरफ लाल था और उसके हाथ रजाई को कसकर धन रहे थे। अपने सिर के अलावा वो अन्य स्थान प्रकट नहीं होने देता था। सोने जाओ, बिस्तर पर हुआन फेंग ने जू जियो से कहा, वो भी जानबूझकर जू जियो के बहुत करीब नहीं आया। कुआ, जू जियो ने कहा, लेकिन वो सो नहीं सकी। आखिरकार ये पहली बार था जब वो जागते हुए बिस्तर पर विपरीत लिंग के साथ सोई थी। इसके अलावा उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, इसलिए उसने अनिवार्य रूप से इसके बारे में अधिक सोचा। ओह, वैसे होंगली को बुलाओ, उसे तुम्हारे बारे में चिंतित होना चाहिए। हुआन फेंग को अचानक याद आया कि जू जियो को बचाने के बाद उसने होंगली को नहीं बताया था। दूसरे पक्ष को जू जियो की सुरक्षा के बारे में भी चिंतित होना चाहिए। ठीक है, जू जियो ने यह भी कहा कि उसे अचानक याद आया कि उसका मोबाइल फोन मेजी द्वारा ले जाने के बाद वापस नहीं लिया गया था। उस समय जब उसने हुआन फेंग को देखा तो वो बहुत उत्साहित हो गई और अपने मोबाइल फोन के बारे में भूल गई। क्या आप मुझे मेरा सेल फोन उधार दे सकते हैं? उन्होंने इसे छीन लिया। जू ने शर्मिंदा होकर हुआन फेंग से कहा। हाँ, हुआन फेंग जू जियो को अपना मोबाइल फोन सौंप देगा। जू शियो ने होंगली का फोन मिलाया और उसके कुछ भी कहने का इंतजार नहीं किया। वहां पर हांगली की आवाज पहले ही आ चुकी थी और उसने उत्सुकता से कहा, हुआन फेंग कैसा है? क्या जियो को बचा लिया गया है? क्या हम सब जल्दी में हैं? इतने लंबे समय तक कोई खबर नहीं होने की क्या बात है? क्योंकि जू जियो हुआन फेंग के मोबाइल फोन का उपयोग करता है, ये स्पष्ट है कि होंगली ने गलत समझा कि हुआन फेंग उसे बुला रहा था। होंगली, यह मैं हूँ, मैं ठीक हूँ, जू ने होंगली से कहा। बारिश को संजोए, सच में आप, हुआन फेंग ने आपको ढूंढ लिया, बहुत बढ़िया। वहां पर होंग लिलिंग आश्चर्य से चिल्लाया और जू जियो ने होंगली के बगल में अन्य लोगों की जय जयकार सुनी। यह उसके छात्रावास में अन्य लोग होने चाहिए। जू जियो ये देखकर बहुत खुश हुआ कि उसके सभी रूममेट उसके बारे में सोच रहे थे। ठीक है, मैं अब हुआन फेंग के साथ हूँ। जू जियो ने हुआन फेंग की ओर देखा और कहा। क्या चल रहा है? हांगली ने पूछा। उसके बाद जू जियो और होंगली ने आज शाम अपने अनुभवों के बारे में बात की। ये बहुत खतरनाक है। सौभाग्य से हुआन फेंग समय पर पहुंच गए।
होंग ली ने खुशी से कहा, और फिर उसने मुस्कुराते हुए जू जियू से कहा, जब किसी ने तुम्हें बचाया था तब तुमने यह नहीं कहा था। मुझे अनुमान लगाने दो, बहुत देर हो चुकी है, तुम वापस नहीं आओगे, तुम्हें हुआन के साथ नहीं रहना चाहिए फेंग। बकवास मत करो, जू जियू ने जल्दी में कहा कि उसने हुआन फेंग की ओर देखा, जो छत की ओर देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहां कुछ दिलचस्प था जिसने उसे आकर्षित किया और उनकी बातचीत नहीं सुनी। ठीक है, मैं यह नहीं कहूंगा, ये बहुत जल्दी नहीं है, मैं फोन रख दूंगा और तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। होंग ली हंसते हुए जू जियू से कहते हैं, फिर फोन रख देते हैं। जू जियू का चेहरा यहाँ और अधिक लाल हो गया है, ये सोचकर कि हुआन फेंग ने न सुना होता तो बेहतर होता। तुम्हें कॉल करो, मेरा काम हो गया। जू जियू ने हुआन फेंग को मोबाइल फोन दिया और कहा। ओह हाँ, हुआन फेंग बस घूमा और अपना सेल फोन ले लिया। उसके बाद वे फिर से चुप हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। आखिर उनकी शक्ल और बातचीत के बोल भी अजीब है। सौभाग्य से जू जियू उसके गुजरने से पहले डर गया था। अब वो सुरक्षित है और नींद में है, जल्द ही वो सो गया। जब हुआन फेंग ने जू जियू को सोते हुए देखा तो उसे राहत मिली और वह सो गया। हुआन फेंग और जू जियू शांति से सो गए, लेकिन प्रबंधक येन और दूसरी तरफ के अन्य लोग सो नहीं सके। सटीक कहें तो वे सभी अब अस्पताल में हैं। जब हुआन फेंग ने पहले कई लोगों पर शुरुआत की तो यह हल्का नहीं था, इसलिए एक एक करके उन्हें कम से कम कुछ समय के लिए अस्पताल के बिस्तर पर लेटना पड़ा। विशेष रूप से पिछला स्काउट, जिसे हुआन फेंग ने लगातार 2 बार हराया था, अधिक गंभीर रूप से घायल हो गया और लंबे समय तक पड़ा रहा। हालांकि ये लोग आमतौर पर अहंकारी होते हैं और इसके आदी होते हैं। वे पहले भी कई बार इस पद्धति में सफल हो चुके हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार उनकी ऐसी पिटाई होगी। वे इसे सहन करने को कैसे तैयार हो सकते हैं? इसलिए उन्होंने मौके पर पुलिस को बुलाया, लेकिन उन्हें हुआन फेंग की पहचान नहीं पता थी। सौभाग्य से होटल में एक कैमरा था, इसलिए वे चाहते थे कि पुलिस कैमरे के माध्यम से हुआन फेंग को ढूंढे। आखिरकार पुलिस इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। आखिरकार दूसरे पक्ष ने अपराध की सूचना दी है। कैमरा पास करने के बाद ही पता चला कि इन लोगों को मारने वाला शख्स हुआन फेंग है। नेता का रवैया जाहिर तौर पर बदल गया है। होटल के मैनेजर ने भी इस बदलाव को देखा है और वो मन ही मन अपने पिछले फैसले के लिए खुद को बधाई देता है। टीम लीडर मामले को लेकर इतने सकारात्मक नहीं थे। वो बस उन लोगों से निपटने के लिए अस्पताल गया था, लेकिन वो सोच रहा था कि क्या उसे दिन ढलने के बाद हुआन फेंग से संपर्क करना चाहिए। आधी रात में हुआन फेंग को अचानक लगा कि उसका शरीर डूब रहा है और फिर वो जाग गया। यहाँ तक कि जब हुआन फेंग सो रहा होता था तब भी वो सतर्क रहता था। बेशक इस तरह से भी उनकी नींद की गुणवत्ता खराब नहीं थी। जब हुआन फेंग ने अपनी आंखें खोली तो वो दंग रह गया। जू जियू को पता ही नहीं चला कि वो कब उसकी बाहों में था। इसके अलावा वो बिस्तर के पास नहीं बल्कि बीच में सो रहे हैं। बगल में सो रहे 2 लोग बेहोश होकर बीच में हैं। हुआन फेंग जू जियू पर एक नजर डालता है और फिर वो हल्के से जू जियू को अपने से दूर करना चाहता है, अन्यथा भोर में जू जियू वैसा ही दिखाई देगा जैसा वह अभी है, जिससे एक और गलतफहमी पैदा हो सकती है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 972 में एक और कार्य है। हालांकि हुआन फेंग बस थोड़ी देर के लिए चले गए। परिणाम स्वरूप जू जियू के हाथों ने उसे जोर से पकड़ लिया और उसका शरीर उसके और भी करीब आ गया। हुआन फेंग तुरंत फूट फूट कर रोने लगे। वह भी एक आदमी था और वह सिर्फ खून का आदमी था। उसे जू शियू ने बनाया था और उसके शरीर में भी एक प्रतिक्रिया हुई थी जो जू शियू के अधीन थी। और जू जियू को नींद में कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा जिससे वो असहज हो गई थी। परिणाम स्वरूप उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे हटाने की कोशिश की। हुआन फेंग ने तुरंत ठंडी हवा की सांस ली और उसके शरीर की प्रतिक्रिया और अधिक तीव्र हो गई। इस समय जू जियू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने महसूस किया कि जिस असुविधाजनक चीज के कारण उसे नींद आती थी उससे छुटकारा पाना हमेशा कठिन होता था, जिससे वो थोड़ी बेचैन हो जाती थी। इसलिए वह जाग गई। जू जियू ने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उसने हुआन फेंग को देखा। हुआन फेंग, तुम्हारे नीचे क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो? जू जियू ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, अवचेतन रूप से कहा। फिर इससे पहले कि हुआन फेंग कुछ कहे, जू जियू ने अचानक अपनी आंखें खोली जब वो चली गई। इस समय वो पूरी तरह से जाग रही थी या डरी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि उसे नहीं पता था कि वो कब हुआन फेंग की बाहों में थी। मुख्य बात यह है कि अब उनके पास कपड़े नहीं है। निस्संदेह ये वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका हाथ अब हुआन फेंग के मुख्य बिंदु को पकड़ रहा है। हुआन फेंग की आंखें और अधिक लाल होती जा रही हैं। इस समय यदि वो अभी भी पीछे हटता है तो उसे एक वास्तविक शारीरिक समस्या होगी। वो पलट जाता है और जू जियू को अपने शरीर के नीचे दबा लेता है। फिर वो अपने मुंह से जू जियू का मुंह बंद कर देता है। इस समय जू शियू ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या हुआ? उसकी आंखें खुली हुई हैं। ऐसा लगता है कि वो विरोध करना चाहती है, हालांकि वो चलती है। अब वो हुआन फेंग के नियंत्रण से बच नहीं सकती और अब और संघर्ष नहीं कर सकती। जू शियू हुआन फेंग को देखती है जो उसके बहुत करीब है। पहली बार वो उस चेहरे को इतने ध्यान से देखती है। अब हुआन फेंग अपने आसपास के पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक सुंदर है। ऐसे व्यक्ति से हारना कोई हानि नहीं है। धीरे धीरे हुआन फेंग के उकसावे के तहत जू जियू ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और हुआन फेंग के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया। उसके मन में हुआन फेंग के लिए अच्छी भावना थी, लेकिन क्योंकि हुआन फेंग की एक प्रेमिका थी, उसने खुद को हुआन फेंग के पास न जाने के लिए मजबूर किया। इस समय वो पूरी तरह से भूल गई कि हुआन फेंग की एक प्रेमिका थी और केवल ये याद था कि हुआन फेंग अपना समय बचाने की पूरी आशा में थी। उनका दिल भी हुआन फेंग की अच्छी भावना पर है। दोनों व्यक्तियों के बीच लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हुई और ये लंबे समय से चल रही है। बाद में हुआन फेंग ने जू जियू को गले लगाया और जू जियू हुआन फेंग की बाहों में सिमट गया। उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला, लेकिन वे बस अपने जुनून को शांत कर रहे थे।
ऐसा लगता है जैसे कुछ देर तक दोनों को समझ ही नहीं आ रहा कि एक दूसरे से क्या कहें। हुआंग फैंग सोच रहा है कि अगर उसे पता होता कि यह ऐसा होगा तो उसे पहले जू जियू के बचाव में नहीं जाना पड़ता। वापस सो जाओ, अभी भी समय है। अंत में हुआंग फैंग ने धीरे से जू जियू से कहा। कुआ। जू जियू ने नाक से हल्की आवाज के साथ उत्तर दिया और आराम से अपनी आंखें बंद कर ली। जहां तक उनके और हुआंग फैंग के बीच भविष्य के परिणामों का सवाल है, आइए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब जब तक आप हुआंग फैंग के आलिंगन का आनंद लेते हैं। जब वे भोर में उठते हैं तो वे लगभग एक ही समय पर उठते हैं। एक दूसरे को जानना और मुस्कुराना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। कल रात की घटना स्वाभाविक लगती है, दोनों को कोई पछतावा नहीं है। मैं तुम्हें स्कूल वापस ले जाऊंगा, हुआंग फैंग ने जू जियू से कहा। ठीक है, जू जियू ने उत्तर दिया कि इस बार जागने के बाद पहली बार के विपरीत वो हुआंग फैंग को जल्दी में नहीं छोड़ना चाहती थी। हालांकि वो ये भी जानती थी कि वे हर समय यहाँ नहीं रह सकते। जू जियू को स्कूल भेजते समय हुआंग फैंग की कार ने फिर से बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार ऐसी तेज हवा वाली कार आम बात नहीं है, खासकर कई लड़कियों के लिए। जब उन्होंने कार देखी तो उनकी आंखें हरी चमक रही थी। हालांकि जब इन लड़कियों ने जू जियू को कार से बाहर निकलते देखा तो वे केवल ईर्ष्यालु और ईर्ष्यालु थीं। हालांकि वे अपनी शक्ल सूरत को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन जू जियू की तुलना में वे इतने आश्वस्त नहीं थे। बस मैं पहले स्कूल वापस जाऊंगा, जू जियू ने हुआंग फैंग से कहा कि उसने स्वाभाविक रूप से अपने आसपास की लड़कियों की ईर्ष्या और ईर्ष्या देखी, जिससे उसे अपने दिल का आनंद मिला। ठीक है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करें। यदि पोप स्टार मनोरंजनकर्ता आपको परेशान करना चाहता है तो कृपया मुझे बताएं, हुआंग फैंग ने कहा। ठीक है, जू जियू ने कहा कि हुआंग फैंग के साथ उसका दिल अधिक स्थिर है और वो उन लोगों से डरती नहीं है जो अपनी परेशानी ढूंढते हैं। इसके अलावा वे लोग उस मामले में बहुत ज्यादा है, इसलिए यह अच्छा है कि उसे उनकी परेशानियों का पता नहीं चला। हुआंग फैंग ने जू जियू को स्कूल वापस जाते देखा, फिर बस में चढ़ गया और अपने आवास की ओर चला गया। वापस जाते समय हुआंग फैंग ने ली बिंगयू को फोन किया और उससे कहा कि अगर उसे कुछ करना है तो वो जियांगजू वापस जाएगा। अगली बार जब उसके पास उसे ढूंढने का समय होगा तो वो उसे होटल का कमरा वापस लौटाने में मदद करेगा। जब उसके काम की बात आती है तो इसके बारे में चिंता न करें, बस थोड़ी देर आराम करें। ली बिंगयू स्वाभाविक रूप से निराश है कि हुआंग फैंग अलविदा कहे बिना चले गए। हालांकि हुआंग फैंग की पहचान के बारे में सोचते हुए उसके पास कुछ जरूरी काम हो सकते हैं, या शायद इसलिए वो उन्हें समझ सकती है। ये सिर्फ इतना है कि ली बिंगयू ने यह नहीं सोचा कि जिस कारण से हुआंग फैंग ने अपनी जंगली कल्पना को छोड़ दिया था वो इतनी जल्दी सच हो गया था। हुआंग फैंग द्वारा ली बिंगयू का फोन काटने के कुछ देर बाद ही उन्हें बाई जियाओरो का फोन आया। हेलो हुआंग फैंग, एक काम है, हमें विदेश जाना है। आप यांगचेंग में मेरा इंतजार करें, मैं आपसे मिलने के लिए वहां जाऊंगा। उसके बाद हम विदेश जा रहे हैं। आपका वीजा मैंने इसे पूरा कर लिया है आपके लिए, बाई जियाओरो ने फोन पर कहा। कौन सा काम? मैं पहले ही जियांगजू लौट आया हूँ, अब मैं अपने आवास पर वापस जा रहा हूँ, हुआंग फैंग ने कहा। क्या आप वापस आ रहे हैं? बाई जियाओरो स्तब्ध रह गई और फिर कहा, वापस आना ठीक है, आपके वापस आने के बाद हम एक साथ बाहर जाएंगे। जहां तक कार्य की बात है हम फिर मिलेंगे। ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, हुआंग फैंग ने कहा। बाद में हुआंग फैंग ने अपनी गति तेज कर दी। जब वो अपने आवास पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाई जियाओरो ने कुछ चीजें पैक की थी और उन्होंने खुद को तैयार किया था जो मुझसे अलग था। चीजों और कार्यों को पैक करने के लिए जाओ, रास्ते में उनके बारे में बात करते हैं, बाई जियाओरो ने हुआंग फैंग से कहा। रेखा। हुआंग फैंग अपने कमरे में वापस गया और बस 2 कपड़े पैक किए। जब वो कमरे से बाहर निकलने वाला था हुआंग फैंग को अचानक याद आया कि उसने कुछ दिनों से भंडारण बॉक्स को नहीं देखा था और उसे नहीं पता था कि इसमें कुछ नया है या नहीं। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 973 कार्यों की स्थिति। 6 पल्स डिवाइन स्वॉर्ड मार्शल आर्ट उपन्यास त्यानलोक के 8 भाग में शीर्ष स्तर का कौशल। यदि आपने इसे लंबे समय से सीखा है तो आप चमत्कारी प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी उंगलियों के माध्यम से अपने शरीर में वास्तविक क्यूई को अलग कर सकते हैं। उंगली तलवार के स्तर तक पहुंचने के लिए ये शक्तिशाली है। ये 6 पल्स वाली तलवार है। हुआंग फैंग को सुखद आश्चर्य हुआ। दुनिया ने उसे जो दूसरी चीज दी उससे वो बहुत संतुष्ट था। 6 पल्स वाली दिव्य तलवार त्यानलोक के 8 हिस्सों की दुनिया में बहुत शक्तिशाली है। डुआन यू अपनी गहरी आंतरिक शक्ति के कारण प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ मोरोकफू को बिना किसी जवाबी हमले की शक्ति के हरा सकता है। उसने पहले उत्तरी मिंग दिव्य कौशल और लिंगबो सूक्ष्म कदम प्राप्त किया है और अब उसके पास 6 पल्स दिव्य तलवार है। ये कुंग-फू है जिसमें डुआन यू महारत हासिल कर सकता है। ये सब यहाँ आने की लय की नकल है। हुआंग फैंग को नहीं पता कि उसे 6 पल्स तलवार डुआन यू के सीखने से पहले मिली थी या बाद में। यदि ऐसा होता तो त्यानलोक की 8 भागों वाली दुनिया में एक पुरुष नायक कम होता। हालांकि ये स्पष्ट रूप से 6 पल्स तलवार का अध्ययन करने का समय नहीं है। हुआंग फैंग ने उन स्क्रॉलों को अपनी नाजी में रखा, कुछ कपड़े लाए और दरवाजा छोड़ दिया। बाई जियाओरो ने हुआंग फैंग को अपने शयनकक्ष से बाहर आते देखा और उस पर नजर डाली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ट्रेन में चढ़ने के बाद हुआंग फैंग को बाई जियाओरो के साथ विदेश जाने का उद्देश्य पता चला। यह मिशन संयुक्त राज्य अमेरिका जाना, एक जासूस को पकड़ना और कुछ जानकारी वापस प्राप्त करना है। वो डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। यह विमान प्रेरणा के अनुसंधान डेटा के बारे में है। फैंग युआन नाम के व्यक्ति को लंबे समय से विदेशी ताकतों द्वारा रिश्वत दी गई है। वो लंबे समय से अनुसंधान संस्थान में छिपा हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता इस डेटा के खो जाने के कारण वो अपनी पहचान नहीं दिखा पाएगा। कार में हुआंग फैंग गाड़ी चला रहा है जबकि बाई जियाओरो हुआंग फैंग को कारें सौंप रहा है। साथ ही वो हुआंग फैंग को फैंग युआन नामक व्यक्ति का चित्र भी दिखाता है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो बुद्धिजीवी जैसा दिखता है। वो बेहद ईमानदार और साधारण दिखते हैं। हुआंग फैंग को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई व्यक्ति जासूस होगा।
डेटा कब तक खो गया है? हुआन फेंग ने पूछा। 1 सप्ताह हो गया। वाई जियाओरो ने कहा। पहले इस मामले के प्रभारी अन्य लोग थे, लेकिन वे सफल नहीं हुए। उन्होंने कुछ लोगों को घायल कर दिया और मेरा यहाँ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे उनका समर्थन करने के लिए भेजा। हुआन फेंग ने सिर हिलाया। जब से वो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में शामिल हुए हैं, उन्होंने वास्तव में बहुत अधिक कार्य नहीं दिए हैं। इस बार ये स्पष्ट है कि उपरोक्त लोग अपने और बाई जियाओरो को दो निष्क्रिय लोग मानते हैं। स्थिति अब बहुत खराब है। दूसरे पक्ष के लोग 24 घंटे से नजर रख रहे हैं। उसके करीब जाना इतना आसान नहीं है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि फेंग युआन और दूसरे पक्ष की पैसे पर अलग अलग राय है, इसलिए अब भी जानकारी उसके हाथों में होनी चाहिए। हमें जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, अन्यथा एक बार जब वे पूरा कर लेंगे लेन देन, हमारे लिए इसे वापस पाना मुश्किल होगा। हुआन फेंग ने सिर हिलाया और कार्य के महत्व और तात्कालिकता को समझा, जो चीन में कार्य से अलग है। विदेशों में उन्हें सीमित सहायता, अधिक सहायता अथवा स्वयं पर निर्भर रहना ही मिल पाता है। इस तरह तो काम और भी मुश्किल हो जाएगा। यह आपका पासपोर्ट और आईडी कार्ड है। जब आप देश छोड़ेंगे तो आप हुआन फेंग को नहीं बल्कि जैक को बुलाना चाहेंगे। बाई जियाओरो ने अपना पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज हुआन फेंग को दे दिए। जब आप मेरा नाम लेते हैं तो क्या आप मिठाई का उपयोग कर सकते हैं? जैक का नाम बहुत आम है, हुआन फेंग तुकाओ दाओ। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह सामान्य है, इसलिए यह अधिक छिपा हुआ है। बाई जियाओरो ने कहा। वैसे आप मुझे इसाबेला कह सकते हैं, जो एक बहुत ही सामान्य नाम है। ठीक है, खूबसूरत मिस इसाबेला, हुआन फेंग ने कहा। कार्य लगभग शुरू हो चुका था। बाई जियाओरो ने हुआन फेंग से कहा। वैसे आप अचानक वापस क्यों आ गए? क्या आपने नहीं कहा था कि आप कुछ दिनों के लिए यानचेंग में रहेंगे? मैंने अचानक कुछ सोचा और वापस आ गया। इसके अलावा यानचेंग में चीजें सुलझ गई हैं और अगर मैं वहां रहता हूं तो करने को कुछ नहीं है, हुआन फेंग ने कहा। बाई जियाओरो ने कहा। यह सब हल हो गया है। ये बहुत तेज है। कुआ, हुआन फेंग और बाई जियाओरो हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। जब वे विदेश जाने के लिए तैयार थे तो वहां साम्राज्य की राजधानी पेंगजिया के लोगों को पहले से ही पता था कि हुआन फेंग विदेश जा रहे हैं। इस दौरान वे हुआन फेंग की जांच कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि हुआन फेंग बहुत संदिग्ध है। हालांकि उनकी विशेष पहचान के कारण वे हुआन फेंग की मदद नहीं कर सकते। इस बार वे जानते हैं कि हुआन फेंग विदेश जाना चाहते हैं। उसके पास रुकने का कोई बहाना नहीं है। आखिरकार हुआन फेंग राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों को पूरा करने जा रहे हैं। उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का सीधे सामना करने का साहस नहीं है। दूसरी ओर यानचेंग में ले यी और अन्य लोग हुआन फेंग की गतिविधियों के बारे में अधिक चिंतित हैं, क्योंकि वो शूटिंग रेंज में हुआन फेंग द्वारा मारा गया था। ले यी का दिल हुआन फेंग के प्रति ईर्ष्यालु हो गया है। हालांकि वो हुआन फेंग की पहचान के बारे में निश्चित नहीं है, इसलिए वो शुरुआत करने की जल्दी में नहीं है। आखिरकार हुआन फेंग और ली हुईमिन के भाई और बहन के बीच का रिश्ता स्पष्ट रूप से असामान्य है। हालांकि उन्होंने यहाँ हुआन फेंग की सटीक पहचान की जांच नहीं की है, लेकिन वो जानते हैं कि हुआन फेंग ने यांगचेंग छोड़ दिया है। इस समय वे ये भी जानते हैं कि हुआन फेंग यांगचेंग से नहीं बल्कि जियांगजू से थे। साथ ही वो ली बिंगयुन का प्रेमी है, जिसके बारे में अफवाह थी कि वो सुरक्षा गार्ड है। हालांकि वो इतनी अच्छी कार चला सकता है और ली से मिल सकता है जब भाई और बहन हुईमिन दोस्त बन जाते हैं, तो ले यी को स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं होता है कि हुआन फेंग एक सुरक्षा गार्ड है। हालांकि ले यी के परिवार में कुछ ताकतें हैं। वो खुद एक साधारण सैनिक है। इसके अलावा यांगचेंग और जियांगजू बहुत दूर है। उसके पास हिसाब चुकाने के लिए हुआन फेंग को ढूंढने का कोई रास्ता नहीं है। वो पहले केवल इस बदला को रिकॉर्ड कर सकता है और फिर मौका मिलने पर बदला लेने के लिए हुआन फेंग को ढूंढ सकता है। हालांकि बाई जियाओरो ने सोचा कि हुआन फेंग यांगचेंग में थे और वे यांगचेंग में मिलने के बाद विदेश जाने वाले थे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो की मदद से उनके लिए विदेश जाने के लिए टिकट प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं था। जब वे 10 मिनट से भी कम समय में जियांगजू हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सबसे तेज टिकट मिल गया। क्योंकि अभी भी कुछ समय है, हुआन फेंग और बाई जियाओरो वेटिंग हॉल में इंतजार कर रहे हैं। हुआन फेंग अपने हाथ में नकली प्रमाण पत्र को देखता है और उन चीजों के बारे में सोचता है जो उसने बाई जियाओरो से पहले मदद करने के लिए कहा था। आप जानते हैं, उसने 10 से अधिक दासों की अदला बदली की है और अब वे सभी दूसरे स्थान पर एक विला में हैं। जब वो इस बार घर लौटेगा तो उसे यकीन होगा कि यह उन्हें वास्तविक दुनिया में लाना है। उस स्थिति में ये स्पष्ट रूप से पहचान के बिना संभव नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो द्वारा जारी किया गया झूठा कार्ड असली से अलग नहीं है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 974 जुआ शहर में पहुंचे। मैंने पिछली बार प्रमाण पत्र संभालने के बारे में आपसे क्या कहा था? क्या कोई समस्या है? हुआन फेंग ने बाई जियाओरो से पूछा। कोई बात नहीं, बस मुझे उनकी फोटो की जानकारी दे दो, बाई जियाओरो ने कहा। हालांकि बाई जियाओरो भी उन लोगों की उत्पत्ति के बारे में उत्सुक है और पिछले 6 पल्स शेंजिन मामले के कारण वो हुआन फेंग के बारे में अधिक उत्सुक है। हालांकि जब तक हुआन फेंग यह नहीं कहता, बाई जियाओरो नहीं पूछेगी और वो हुआन फेंग में विश्वास करती है। ठीक है, इस बार जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपको उनकी सारी जानकारी दे दूंगा। कृपया, हुआन फेंग ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो द्वारा मदद किए गए दस्तावेज वास्तव में बहुत अच्छे हैं। अगर वे अब विदेश भी जा रहे हैं तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आपका फिर से स्वागत है, सफेद छोटे मुलायम सफेद, हुआन फेंग ने एक नजर में कहा। हुआन फेंग मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। वे विमान में सफलतापूर्वक चढ़ गए। लंबी उड़ान के बाद दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के जुआ शहर में उतरे और फिर मिशन को अंजाम देने आए लोग उनका इंतजार कर रहे थे। टीम लीडर बाई, कृपया इस बार मेरी मदद करें, रिसीवर ने हुआन फेंग और बाई जियाओरो को प्राप्त करने के बाद कहा। हाँ, बाई जियाओरो ने सिर हिलाया, फिर हुआन फेंग की ओर इशारा किया और कहा, यह मेरे समूह का नया सदस्य है, हुआन फेंग। फिर उसने हुआन फेंग से कहा, हुआन फेंग, ये ताओ जियुन, नेता ताओ है।
नमस्ते। हेलो, हुआंग ने कहा कि ताओ जियून आश्चर्य से हुआंग फैंग को देखता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कहता है। पहले अंदर आओ, मेरी कार बाहर है, ताओ जियून ने हुआंग फैंग और उसकी पत्नी से कहा। रेखा, बाई जियाओरो ने सिर हिलाया और हुआंग फैंग के साथ ताओ जियून का अनुसरण किया। बस में चढ़ने के बाद हुआंग फैंग के पास अब कार में एक ड्राइवर है। जाहिर है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ताओ जियून की तरह उसके पास आंतरिक शक्ति है। ये देखकर कि बाई जियाओरो ने बिना किसी आश्चर्य या संदेह के उस व्यक्ति को देखा, हुआंग फैंग ने अनुमान लगाया कि वह भी राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो से होना चाहिए। पहले मैं आपको विशिष्ट स्थिति बता दूं। कार चलने के बाद ताओ जियून ने हुआंग फैंग और उनकी पत्नी से कहा कि उनका इरादा ड्राइवर से बचने का बिल्कुल भी नहीं था। जाहिर है ड्राइवर भी अपना ही है। अब फैंग युआन जुआ शहर में है, यहाँ बहुत अराजकता है। दुनिया भर में लोग हैं, यह आदमी पूरे दिन कैसीनो में रहता है। हालांकि हमारे अवलोकन के अनुसार लोग उसे 24 घंटे देख रहे हैं। उसे होना चाहिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सरकारी विभागों से। वो जानकारी अभी भी फैंग युआन के हाथों में है। हमारी जांच के अनुसार वो सही नहीं है। फैंग ने कहा कि जानकारी को बैंक की तिजोरी में रखा जाना चाहिए और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसे पहले प्राप्त करें। हमने फैंग युआन को गिरफ्तार करने के लिए एक कार्रवाई का आयोजन किया। हालांकि हमें गंभीर रूप से अवरोध कर दिया गया और किसी की मृत्यु नहीं हुई। अब मैं और बूढ़ा जिंग घायल नहीं हुए हैं। ताओ जियून ने कहा कि आखिरी वाक्य स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग के लिए था। बाई जियाओरो स्पष्ट रूप से ड्राइवर को जानती थी। हुआंग फैंग उसे नहीं जानता था क्योंकि वो उससे पहली बार मिला था। प्रतिद्वंदी की मारक क्षमता बहुत मजबूत है और यह उनके क्षेत्र पर है, इसलिए हमें बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। मुझे डर है कि अंतिम कार्य विफल हो जाएगा, इसलिए मैंने घर से मदद मांगी, ताओ जियून ने जारी रखा। अच्छा, क्या आपके लोग अभी भी देख रहे हैं? फेंग युआन कहाँ है? बाई जियाओरो ने पूछा। मैं उस आदमी को घूर रहा हूँ, वो अभी भी होटल में सो रहा है। रात में मुझे यकीन है कि वो कैसीनो में जाएगा। इस आदमी का जुआ खेलने का स्वभाव छोटा नहीं है, ताओ जियून ने कहा। ठीक है, चलो शाम को चलकर देखेंगे, बाई जियाओरो ने कहा। ठीक है, आप आराम करने के लिए होटल जा सकते हैं और हम शाम को एक साथ चलेंगे, ताओ जियून ने कहा। उसके बाद ताओ जियून ने हुआंग फैंग और हुआंग फैंग को होटल भेजा। चूंकि उन सभी की पहचान छिपी हुई थी, इसलिए नकली पासपोर्ट के साथ होटल में रहने में कोई समस्या नहीं थी। ताओ जियून और उनकी टीम अब होटल में रहती है। वे यहाँ पर्यटक के तौर पर आए थे। अगर किसी ने उनकी पहचान की जांच भी की तो भी कुछ संदिग्ध नहीं निकला। होटल में हुआंग फैंग और बाई जियाओरो ने कई अन्य लोगों से भी मुलाकात की। फैंग युआन की निगरानी के लिए टीम के सदस्यों को छोड़कर अन्य लोग यहाँ थे। ये लोग कमोबेश घायल थे। जाहिर है उस समय आपस में लड़ाई बहुत भयंकर थी। वास्तव में हुआंग फैंग भी जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के लोग अहंकारी हैं, क्योंकि उनके पास उत्कृष्ट कौशल है। वे तब तक दूसरों से मदद नहीं मांगेंगे जब तक उन्हें मदद न मांगनी पड़े, भले ही वे अपने ही ब्यूरो के लोगों से मदद मांगे। स्थिति वैसी ही है। अब ताओ जियून सक्रिय रूप से मदद मांगता है। जाहिर है ये बहुत गंभीर है। नहीं, किसी भी मामले में कार्य को पूरा करने को पहले स्थान पर रखा जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने मदद के लिए ब्यूरो का रुख करना चुना। हुआंग फैंग राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के कुछ लोगों से मिलने के बाद अपने कमरे में वापस चले गए। ताओ जियून को स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग और बाई जियाओरो के बीच वास्तविक संबंध के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्होंने 2 कमरे बुक किए। क्योंकि वो काफी देर से उड़ रहा था, हुआंग फैंग और बाई जियाओरो दोनों थके हुए थे, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपने पैर उठाने के लिए पहले आराम किया। भगवान, शाम को मैं फैंग युआन से मिलना चाहूंगा। हुआंग फैंग पहले से ही प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ है, इसलिए उनमें ठीक होने की मजबूत क्षमता है। उन्होंने आराम करने के बजाय अभ्यास किया है, जिससे वो अच्छी तरह से ठीक हो सकते हैं। इस समय उनकी सबसे ज्यादा उत्सुकता 6 पल्स तलवार को लेकर है। पहले अत्यावश्यक समय के कारण हुआंग फैंग ने केवल 6 पल्स तलवार को मोटे तौर पर देखा और इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं किया। अब शाम होने से पहले का समय है। हुआंग फैंग ने अच्छी तरह देखने की योजना बनाई है। 6 पल्स दिव्य तलवार भी त्यानलोक के 8 भागों में एक शीर्ष कौशल है। त्यानलोक के 8 भागों में बहुत सारे शीर्ष कौशल है। मिस्टर जिन की बात की किताबों के विपरीत मुख्य पात्रों का कुंग फू बहुत मजबूत नहीं है। त्यानलोक के 8 भागों में भी सहायक अभिनेताओं का कुंग फू कमजोर नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो हुआंग फैंग ने प्रथम श्रेणी के दायरे में प्रवेश किया है। उसके बाद मैं वास्तव में त्यानलोक बाबू की दुनिया में प्रवेश करना चाहता हूं और उन नायकों से मिलना चाहता हूं। इससे पहले लिंगो माइक्रो सटेप और बेमिंग कुंग फू एक स्क्रॉल पर थे, इसलिए वे एक वस्तु थे। इस बार हालांकि 6 पल्स तलवार की 6 पेंटिंग है, ये केवल कुंग फू है, इसलिए इसे केवल एक वस्तु होना चाहिए। इस तरह ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक टुकड़ों की संख्या स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि हुआंग फैंग को अभी तक संकेत का कारण नहीं मिला है। हालांकि हुआंग फैंग बहुत चिंतित नहीं है। उसने पहले ही 2 चीजें प्राप्त कर ली हैं, जिससे पता चलता है कि उसके अभी भी त्यानलोक के 8 हिस्सों की दुनिया में जाने की बहुत संभावना है। उसे बस धैर्यपूर्वक इंतजार करने की जरूरत है। वो नहीं जानता कि जब वो पीछे होगा तो भंडारण बॉक्स उसे किस तरह की चीजें देगा। हुआंग फैंग अभी भी इस बारे में उत्सुक है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 975 बाई जियाओरो के साथ साझा करें। ये देखकर कि उसकी आत्मा लगभग ठीक हो गई थी, हुआंग फैंग ने 6 तस्वीरें अपने बिस्तर पर रख दी और एक एक करके उन्हें देखा। हुआंग फैंग की याददाश्त में काफी सुधार हुआ है, क्योंकि वो प्रथम श्रेणी की स्थिति में पहुंच गया है। इसके अलावा इस दौरान वो हुनर से जुड़ी चीजों से भी कम रूबरू नहीं हुए हैं, इसलिए वो जल्द ही 6 पल्स वाली दिव्य तलवार की बातें पढ़ेगा और याद रखेगा। मुझे याद है कि त्यानलोक के 8 हिस्सों की दुनिया में, हालांकि त्यानलोक मंदिर में ये 6 नाड़ी वाली दिव्य तलवारें हैं। पिछली सदी में कोई भी इनका अभ्यास नहीं कर पाया है।
हालांकि वहां के प्रतिष्ठित भिक्षुओं ने 6 पल्स दिव्य तलवारों का अभ्यास करने के लिए 6 लोगों का उपयोग करने का एक तरीका निकाला है। उनमें से प्रत्येक एक नाड़ी का अभ्यास कर सकता है। इस प्रकार अभ्यास की मात्रा धीमी नहीं होती। हालांकि डुआन यू की समझदारी स्पष्ट रूप से कम नहीं है। उसने 6 पल्स वाली दिव्य तलवार को थोड़े समय के लिए ही देखा है और वास्तव में वो इसे सीख सकता है। हालांकि शुरुआत में जब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया तो वे होशियार नहीं थे, लेकिन ये दूसरों की तुलना में काफी बेहतर है। उनकी मार्शल आर्ट प्रतिभा बुरी नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे मार्शल आर्ट का अभ्यास करना पसंद नहीं है। तो 6 नाड़ी वाली दिव्य तलवार उनके हाथों में है, बहुत लंबे समय में होगी, बहुत कुशल नहीं है, अन्यथा वे प्रथम श्रेणी के स्वामी बन गए हैं। हुआन फैंग की राय में जन्मजात कारकों के अलावा डुआन यू का तेज मार्शल आर्ट अभ्यास आंशिक रूप से उत्तरी नरक जादू के कारण हो सकता है। ये शीर्ष स्तरीय कुंग फू न केवल लोगों को अन्य लोगों की आंतरिक शक्ति को अवशोषित करने में मदद कर सकता है, ये कृषकों को अपने शरीर को मजबूत बनाने, अपनी प्रतिभा में सुधार करने और खेती की डिग्री बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। लेकिन हुआन फैंग ने इसे स्वयं महसूस किया। हुआन फैंग की खेती फिलहाल धीमी नहीं है। इससे पहले उन्होंने बाई जियाओरो से खेती के बारे में चर्चा की। बाई जियाओरो ओब्सिडियन अजय कौशल का भी विकास कर रही है। हालांकि खेती हुआन फैंग की तुलना में धीमी है। जैद बुद्ध के अलावा हुआन फैंग के पास एक और कारण है, जो ये है कि उन्होंने उत्तरी मिंग जादू कौशल का अभ्यास किया। बेशक एक और चीज है जिसके बारे में हुआन फैंग ने नहीं सोचा था। यही कारण है कि उनके शरीर में नई ऊर्जा आ जाती है, अन्यथा उसकी खेती अब की तुलना में धीमी है। यह जियाओरो के लिए उत्तरी नरक जादू कौशल और 6 पल्स तलवार सीखने का समय है। इन तस्वीरों को देखकर हुआन फैंग ने मन ही मन सोचा। उसके और बाई जियाओरो के बीच का रिश्ता स्पष्ट रूप से पहले तुलनीय नहीं है, इसलिए उसे अपनी चीजें उसके साथ साझा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि इन चीजों का स्रोत कैसे समझाया जाए, हुआन फैंग ने अब तक इसके बारे में नहीं सोचा था, इसलिए वो इसे पहले नहीं कर सके। हालांकि हुआन फैंग को अभी भी कार्य को पूरा करने के लिए विदेश जाने का खतरा महसूस हो सकता है। आखिरकार ताओ जियुन, जो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सभी कुलीन लोग हैं, ने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया है। ये देखा जा सकता है कि हुआन फैंग के पास बहुत सारे बैकग्राउंड कार्ड हैं। साथ ही इस तथ्य के कारण कि उसके पास सोने का नर्म कवच है, वो अपनी दुर्घटना से बहुत डरता नहीं है। लेकिन मुझे बाई जियाओरो की सुरक्षा की चिंता है। 6 पल्स वाली दिव्य तलवार को विकसित करने में डुआन जेंगमिंग, डुआन यू के चाचा को लगभग आधा दिन लगा। हालांकि वो बहुत कुशल नहीं था, फिर भी वो इसका उपयोग कर सकता था। हुआन फैंग ने सोचा कि बाई जियाओरो की धारणा कम नहीं थी। भले ही वो डुआन जेंगमिंग के साथ तुलना नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो कई दिनों तक अभ्यास करता है तो वो उनमें से एक सीख सकता है। बस दक्षता के लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये सोचते हुए हुआन फैंग ने तस्वीर हटा दी, कमरे से बाहर चला गया और बाई जियाओरो के कमरे का दरवाजा खटखटाया। हुआन फैंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बाई जियाओरो ने जल्द ही दरवाजा खोला। उसने अपने कपड़े नहीं बदले, जाहिर है उसे नींद भी नहीं आई। वो प्रैक्टिस भी कर रही थी। मार्शल कलाकार अभ्यास के माध्यम से अपनी भावना पुनः प्राप्त कर सकते हैं। चलो अंदर जाएं। हुआन फैंग ने चारों ओर देखा और कोई नहीं देखा। फिर वो बाई जियाओरो के कमरे में घुस गया। कोई रास्ता नहीं था। आधुनिक समाज में शीर्ष कौशल दुर्लभ है। हुआन फैंग को सावधान रहना पड़ा। बाई जियाओरो हुआन फैंग के व्यवहार के बारे में थोड़ा अजीब है। हालांकि ये देखते हुए कि वे अब विदेश में हैं, हुआन फैंग पहली बार कार्य करने के लिए विदेश आए हैं, सावधान रहना ही उचित है। तुम्हें कुछ दिखाओ। हुआन फैंग के अंदर जाने के बाद उसने अपनी छाती से 6 पल्स तलवार का स्क्रॉल निकाला। हुआन फैंग द्वारा निकाले गए स्क्रॉल को देखकर बाई जियाओरो की आंखें चमक उठी। निस्संदेह वो उन्हें जानती थी। उसने उन्हें पहले ही देखा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग वास्तव में उन्हें उसके सामने ले जाएगा। वास्तव में जब उसने 6 पल्स तलवार का स्क्रॉल देखा तो बाई जियाओरो भी बहुत प्रभावित हुई। आखिरकार एक साधारण प्रयास के बाद उसने जान लिया है कि स्क्रॉल पर खेती की विधि कोई सरल नहीं है, ये बिल्कुल शीर्ष पर है और उसे खेती में बहुत रुचि है। स्वाभाविक रूप से वो स्क्रॉल से प्रभावित होती है, सिर्फ इसलिए कि ये हुआन फैंग की चीजें हैं। वो हुआन फैंग की सहमति के बिना गुप्त रूप से अभ्यास नहीं करना चाहती। हालांकि वो खुद को सांत्वना देती है और कहती है कि हुआन फैंग देर सवेर उन्हें अपने साथ साझा करेगी। बाई जियाओरो भी समझती है कि शीर्ष स्तर के कौशल का क्या मतलब है। यह मत कहो कि उसके और हुआन फैंग के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, यहाँ तक कि पति और पत्नी के बीच भी ऐसी बातें साझा करने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि बाई जियाओरो को उम्मीद नहीं थी कि हुआन शिखर सम्मेलन इतनी जल्दी उसके सामने से ये स्क्रॉल निकाल लेगा। इस समय बाई जियाओरो का दिल सचमुच डूब रहा है। वो हुआन फैंग द्वारा इन स्क्रॉलों को निकालने के महत्व को समझती है। यह उसका बहुत बड़ा भरोसा है। बाई जियाओरो का दिल इस समय पूरी तरह से हुआन फैंग पर है। आपका क्या मामला है? हुआन फैंग ने बाई जियाओरो को अपने हाथ में स्क्रॉल को घूरते हुए देखा और कुछ संदेह के साथ कहा। ओह कुछ नहीं। बाई जियाओरो स्पष्ट आंखों से हुआन फैंग को देखती है। उसकी आंखें प्यार से भरी है। हुआन फैंग ने इसे बाई जियाओरो पर पहली बार देखा है। इससे पहले उन्होंने इसे बाई जियाओरो पर कभी नहीं देखा था। हुआन फैंग बाई जियाओरो की प्रतिक्रिया के बारे में थोड़ा उलझन में था, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, इसलिए उसने जारी रखा। मेरे पास यहाँ एक कौशल है, इसे ले लो और इसे देखो। पहले इसका अभ्यास करें। यह वही है जो आप हासिल कर सकते हैं। आखिरकार ये यहाँ सुरक्षित नहीं है। जहाँ तक इन चीजों की उत्पत्ति का सवाल है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। उन्होंने कहा कि हुआन फैंग ने सभी स्क्रॉल बाई जियाओरो के बिस्तर पर रख दिए थे। उन्होंने खुद से कहा, इस कौशल को 6 पल्स वाली दिव्य तलवार कहा जाता है। आपको नाम सुनना चाहिए था। ये तियानलो की 8 पुस्तकों में शीर्ष स्तर के कौशल के समान है। जहां तक बात है कि क्या हुआ, मैं इसे आपको बाद में समझाऊंगा। हुआन फैंग ने देखा कि वो काफी देर से बात कर रहा था, लेकिन बाई जियाओरो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बाई जियाओरो की ओर मुड़ा और देखा कि दूसरा पक्ष उसे देख रहा था, इसलिए उसने कहा, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट।
बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 976 क्रियाएं सुनना। बाई जियाओरो ने सिर हिलाया और कहा, हुआंग फैंग, क्या आप जानते हैं कि इस कौशल का क्या मतलब है? यदि आप उसे बाहर जाने देते हैं तो यह हर किसी के पागलपन का कारण बनने के लिए पर्याप्त होगा, इसलिए आप मुझे दिखाएं। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया और कहा, बेशक मैं इसका महत्व जानता हूं, लेकिन अब आप मेरी महिला है, क्या मेरे लिए आपको दिखाना सामान्य बात नहीं है? लेकिन मुझसे वादा करें कि आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। बाई जियाओरो ने जोर से सिर हिलाया। वो अब भी सच्चाई जानती थी कि सभी निर्दोष और निर्दोष हैं। यदि अन्य लोगों को पता होता कि हुआंग फैंग के पास इतना अच्छा कौशल है तो वे निश्चित रूप से देखेंगे, तब हुआंग फैंग के पास सुरक्षित जीवन नहीं होगा। आप देखिए, ये ठीक है, हुआंग फैंग ने कहा। ठीक है, आओ और देखो, अधिक परिचित होना हमेशा अच्छा होता है। ठीक है, बाई जियाओरो पाखंडी भी नहीं है, उसे सिक्स पल्स तलवार में बहुत दिलचस्पी थी। अब हुआंग फैंग ने इसे उसके साथ साझा किया, स्वाभाविक रूप से वो इसे मिस नहीं करेगी। इसके अलावा इस घटना के बाद बाई जियाओरो ने वास्तव में अपना शेष जीवन हुआंग फैंग को सौंप दिया। उसने हुआंग फैंग की खातिर सब कुछ सोचा। उसने इस चीज को दोबारा देखा तो उसे यह अनुचित नहीं लगा। इसलिए अगली बार वे 6 पल्स तलवार के तलवार मैनुअल का अध्ययन करेंगे। यही वो उद्देश्य भी है जो हुआंग फैंग ने बाई जियाओ को दिखाया था। हालांकि उनकी वर्तमान खेती धीमी नहीं है, कुंग फू के बारे में उनकी समझ बाई जियाओ से भी बदतर है। आखिरकार वे थोड़े समय के लिए इन चीजों के संपर्क में रहे हैं और बाई जियाओ पहले से ही कई सालों से उनसे परिचित हैं। उनकी कई चीजों की अपनी समझ है जो हुआंग फैंग से काफी बेहतर है। अब वे एक साथ एक ही कौशल का अभ्यास करते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि वे एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे पर पूरा भरोसा किया है, इसलिए कोई आरक्षण नहीं है, इसलिए चर्चा अधिक प्रभावी है। इस तरह वे दोनों अपने अभ्यास में सुधार कर सकते हैं। यह वही है जो हुआंग फैंग का पिछला मौन अभ्यास नहीं कर सका। प्रभाव प्राप्त हुआ। समय अनजाने में बीत गया। हालांकि बाई जियाओ की याददाश्त हुआंग फैंग जितनी अच्छी नहीं है, तलवार मैनुअल की सभी चीजों को याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। आखिरकार उसने कई वर्षों तक अपनी आंतरिक शक्ति विकसित की है और वह अपने स्वयं के मेरिडियन और एक्यू पॉइंट से परिचित है। जब तक वो 6 नाड़ी वाली दिव्य तलवार के चलने वाले सर्किट को याद रखती है। उन दोनों को तलवार मैनुअल की बातें याद आने के बाद हुआंग फैंग ने बाई जियाओ के सामने तलवार मैनुअल को बदल दिया। बाई जियाओ ने बस इस पर एक नजर डाली है। हुआंग फैंग पर कई रहस्यमय बातें हैं। हालांकि बाई जियाओ ने 6 पल्स चेंज इन चीज के माध्यम से निर्धारित किया है और हुआंग फैंग भविष्य में खुद को ये बातें बताएंगे। तलवार मैनुअल इकट्ठा करने के बाद दोनों ने खेती करना शुरू किया। 6 पल्स दिव्य तलवार उनके शरीर में क्यूई को उनकी उंगलियों पर इकट्ठा करना है और फिर इसे उंगली तलवार के रूप में शूट करना है, जिसका अप्रत्याशित प्रभाव होता है। यहाँ तक कि हुआंग फैंग को भी लगा कि जब तक वो 6 पल्स वाली दिव्य तलवार को अच्छी तरह से जोड़ देगा, उसके हाथों की अधिकांश बंदूकें खत्म हो जाएंगी। निश्चित रूप से पूरी तरह से नहीं। आखिरकार 6 पल्स तलवार और बंदूक के बीच अभी भी एक अंतर है, हमले की दूरी की शर्तें। यदि यह बहुत दूर है तो जाहिर तौर पर बंदूक रखना बेहतर है। हालांकि 6 पल्स तलवार एक शीर्ष स्तर का काम है और दोनों ने इसके संचालन मार्ग को याद कर लिया है, लेकिन इसे पूरी तरह से उपयोग करना आसान नहीं है। इसलिए जब ताओ जियुन बाई जियाओ के घर का दरवाजा खटखटाता है तो हुआंग फैंग और उसकी पत्नी न केवल अधिकांश चलने वाली लाइनों से परिचित होते हैं, बल्कि वे असली क्यूई को अपनी उंगलियों में इकट्ठा करने के लिए मोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी वे इसे शूट नहीं कर सकते हैं बाहर। बाई जियाओ ने दरवाजा खोलने के बाद ताओ जियुन ने देखा कि हुआंग फैंग भी बाई जियाओ के कमरे में था। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था। उन्होंने सीधे कहा, ये बहुत जल्दी नहीं है, हमें बाहर जाना चाहिए। ठीक है, बाई जियाओ ने सिर हिलाया और फिर हुआंग फैंग अपने कमरे में लौट आया। इस बार वे सिर्फ विदेश मिशन के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। इस तरह मिशन में कुछ गड़बड़ी होने पर भी वे अपनी पहचान उजागर नहीं करेंगे। बाई जियाओ को भी कुछ नकली पोशाकें बनाने की जरूरत है। जब हुआंग फैंग और बाई जियाओ तैयार होंगे तो 4 लोगों का एक समूह फिर से बाहर आएगा। जहां तक घायलों की बात है तो वे होटल में रहेंगे और अपनी चोटों की देखभाल करेंगे। हो सकता है भविष्य में और भी भीषण लड़ाई हो, इसलिए उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सर्वोत्तम स्थिति में हैं। बाद में कैसीनो में प्रवेश करने के बाद हम 2 तरह से विभाजित हो जाएंगे। हुआंग फैंग और मैं यहाँ खेलने के लिए प्रेमी होने का नाटक करेंगे। टीम लीडर ताओ और आप एक साथ होंगे। यदि हमारे कोई प्रश्न है तो कृपया किसी भी समय हमसे संपर्क करें। बस में बाई जियाओ ने ताओ जियुन से कहा। हाँ, ताओ जियुन ने सिर हिलाया और कहा कि अगर 4 लोग एक साथ काम करते हैं तो लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए अलग अलग चलना बेहतर है। ताओ जियुन ने अपने बगल के बैग से 2 बटन निकाले, उन्हें हुआंग फैंग और बाई जियाओ को दिया और कहा, एक दूसरे से संपर्क करना सुविधाजनक है। हालांकि अगर आपके पास बंदूक है तो उन्हें अंदर लाना मुश्किल है। एक होगा अंदर जाने से पहले निरीक्षण करें, कोई भी उन्हें अंदर नहीं ला सकता। बाई जियाओ और हुआंग फैंग बटन लेते हैं और फिर वे अलविदा कहने के लिए अपने सामने जाते हैं। ये हेडसेट जैसी ही चीज है जिसका उपयोग कनेक्शन के लिए किया जाता है। जब वे तैयार हो जाते हैं तो कार जल्द ही रुक जाती है। यहाँ से कैसीनो तक जाने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि क्योंकि फेंग युआन के आसपास हर समय अन्य लोग रहते हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए कि वे कैसीनो के प्रवेश द्वार तक गाड़ी न चलाएं। बस से उतरने के बाद बाई जियाओ ने स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग का हाथ पकड़ा और पहले चली गई। ये ताओ जियुन है जो हुआंग फैंग और बाई जियाओ के बीच संबंधों को देखता है। वो स्तब्ध है। टीम लीडर बाई हमेशा एक ठंडे व्यक्ति की तरह नहीं दिखती। क्या उसका कभी किसी के साथ कोई करीबी संपर्क नहीं रहा? मुझे नहीं लगता कि वो उस हुआंग फैंग से थोड़ा अलग है। इस समय ड्राइवर लाओ जिंग ने अपनी कार पार्क की थी। हुआंग फैंग और बाई जियाओ को जाते हुए देखकर वो आश्चर्यचकित होकर अपने टीम लीडर से पूछा,
आप मुझसे पूछें, मैं पूछता हूँ कि किसके पास जाना है। हो सकता है कि यह हिमखंड पिघल गया हो, जरूरी नहीं, ताओ जियुन ने कहा। और फिर उसने बाई जियाओरो के लोगों को पढ़ाने के सामान्य तरीके के बारे में सोचा, और फिर उसने एक अवचेतन सिहरन पैदा की और कहा, उसके सामने ऐसा मत कहो, वो खेल में लोगों के प्रति निर्दयी है। मुझे पता है कि मैं असहज महसूस नहीं करता। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रुप लीडर बाई में भी बहुत स्त्री पक्ष होगा, जो वास्तव में आश्चर्यजनक है, बूढ़े जिंग ने कहा। ठीक है, बात करना बंद करो, चलो हम भी चलते हैं, ताओ जियुन ने बूढ़े जिंग से कहा जब उसने देखा कि बाई जियाओरो और उसकी पत्नी बहुत दूर चले गए हैं। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 977 ऊपर जाना। कैसीनो के सामने वाली इमारत के शीर्ष पर कोई कैसीनो को देख रहा है। जब वो कैसीनो में पहुंचने ही वाला था तो हुआन फैंग ने अचानक धीमी आवाज में कहा। इस समय उसके बटन पर बटन चालू कर दिया गया था, इसलिए उसका मतलब था कि हर कोई उसकी बात सुने। ये उनके लोग होने चाहिए। कैसीनो के आसपास उनमें से कई हैं। ये लोग अच्छी तरह छिप सकते हैं। ताओ जियुन की आवाज आई। उसका उन लोगों से संपर्क था जो फेंग युआन के साथ चल रहे थे। वो जानता था कि ये लोग शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब वो आएंगे तो हुआन फेंग अपना अस्तित्व दिखा पाएंगे। केवल बाई जियाओरो हुआन फेंग के प्रदर्शन से आश्चर्यचकित नहीं है, क्योंकि हुआन फेंग ने उसे बताया है कि वो प्रथम श्रेणी की स्थिति में पहुंच गया है। हालांकि बाई जियाओरो इस बारे में बहुत आश्चर्यचकित है। आखिरकार हुआन फेंग लंबे समय से अपनी आंतरिक शक्ति का विकास नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ की क्षमता पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हुआन फेंग और बाई जियाओरो चलते रहते हैं, जबकि वे अभी भी मजाक कर रहे हैं। वे आम प्रेमियों से अलग नहीं है। दो मेहमान, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। जब हुआन फेंग और उनकी पत्नी कैसीनो में प्रवेश करने वाले थे तो उन्हें रोक दिया गया। मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें कुछ तलाशी लेने की जरूरत है। यदि आपके शरीर पर बंदूकें हैं तो कृपया उन्हें यहाँ रख दें, हम उन्हें आपके लिए रखेंगे। जब वे चले जाएंगे तो हम उन्हें वापस कर देंगे। हुआन फेंग ने एक तरफ देखा और देखा कि वहां बहुत सारी बंदूकें थी। वे उन मेहमानों में से होने चाहिए जो पहले आए थे। वहां सभी प्रकार की बंदूकें थी। हुआन फेंग ने इसमें एक सबमशीन गन भी देखी। हुआन फेंग को नहीं पता था ये शख्स कैसीनो में सबमशीन गन के साथ खेलने आया था। हम उसे अपने साथ नहीं लाए, बाय जियाओरो ने अच्छी अंग्रेजी में उत्तर दिया। हालांकि ये स्पष्ट है कि दूसरे पक्ष ने इस पर विश्वास नहीं किया, या जब तक मेहमान यहाँ खेलने के लिए आते हैं उन्हें जांच करनी होगी। हुआन फेंग ने अनुमान लगाया कि उन्हें ये भी डर था कि वे ग्राहक अपनी आंखें खो देंगे और अपनी बंदूकों का उपयोग करके कैसीनो में सभी लोगों को अचानक गोली मार देंगे। एक खोज के बाद हुआन फेंग और बाय जियाओरो आसानी से कैसीनो में पहुंच गए। अब ये जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक जीवंत है। लगभग हर जुए की मेज लोगों से भरी हुई है और कई सेक्सी खरगोश चश्मे के साथ वहां से गुजर रहे हैं। हालांकि वहां बहुत सारे लोग हैं और उनकी आवाजें तेज हैं, हवा बिल्कुल भी गंदी नहीं है और रोशनी भी बहुत अच्छी है, जिससे लोगों को आरामदायक महसूस होता है। वहां बहुत से लोग गश्त कर रहे हैं। हुआन फेंग ने चारों ओर काले सूट और धूप का चश्मा पहने लोगों पर नजर डाली, जो स्पष्ट रूप से डरते थे कि दूसरों को उनकी पहचान नहीं पता होगी। वे अंगरक्षक थे। यहाँ सभी सुरक्षाकर्मी हैं। सुरक्षाकर्मियों के बिना इस तरह के कैसीनो के लिए ये स्पष्ट रूप से असंभव है, वाई जियाओरो ने कहा। हुआन फेंग ने सिर हिलाया। उन्होंने काउंटर पर कुछ चिप्स का आदान प्रदान किया और फिर पहली बार यहाँ आए मेहमानों की तरह वे इधर उधर घूमे और रुक गए। प्रत्येक जुए की मेज पर एक नजर थी। एक था आसपास के माहौल को समझना, दूसरा था फेंग युआन की तलाश करना। खोजबीन के बाद फेंग युआनरेन के लिए कोई जगह नहीं मिली। हालांकि हुआन फेंग अब है। जुआरियों की भीड़ में कई लोग होते हैं। जाहिर है वे आम लोगों से अलग हैं। हालांकि इन लोगों के पास आंतरिक शक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन जाहिर है ये सामान्य लोग भी नहीं है। हुआन फेंग ने गुप्त रूप से उन्हें एक एक करके अपने दिल में अंकित कर लिया। दूसरी तरफ ताओ जियुन और उसकी पत्नी अंदर आ गए हैं और वही काम कर रहे हैं। टीम लीडर ताओ, हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या आपने वो फेंग युआन देखा है? बाई जियाओरो ने मुस्कुराते हुए हुआन फेंग को अपने चेहरे पर चिपका लिया, जैसे कि वो हुआन फेंग के साथ अंतरंग हो। हालांकि उसे अपने मुंह से ताओ जियुन की समस्या की गंध आ रही है। हम भी नहीं आए। हालांकि मैं यहाँ उसके लोगों पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए हूँ कि वो कैसीनो में आया है। बाद में मुझे दिखाए जाने का डर था और मैंने उसका पीछा नहीं किया। हो सकता है कि वो चला गया हो ऊपर, ताओ जियुन ने उत्तर दिया। बाई जियाओरो ने अनिश्चितता से सिर हिलाया। पहली मंजिल पर हॉल में उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली थी, लेकिन फेंग युआन अभी भी अनुपस्थित था, तो फिर अब उसे ऊपर जाना चाहिए। हालांकि ऊपर जाना इतना आसान नहीं है। पहली मंजिल पर बने हॉल में कोई भी खेल सकता है। हालांकि यदि आप दूसरी मंजिल पर हैं, तो आपके पास 3 मिलियन से कम चिप्स हैं। वो ऊपर जाने के योग्य भी नहीं है। या ऊपर जाने का दूसरा तरीका यह है कि पहली मंजिल पर चारों पक्षों को मार दिया जाए और कैसीनो के प्रमुख द्वारा ऊपर जाने के लिए आमंत्रित किया जाए। हालांकि बाई जियाओरो और ताओ जियुन द्वारा न तो पहली और न ही दूसरी स्थिति हासिल की जा सकती है। हालांकि वे राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो से हैं और उनके पास गतिविधियों के लिए धन है, लेकिन खेलने के लिए 3 मिलियन युआन खर्च करना बहुत मुश्किल है। जहां तक दूसरी स्थिति की बात है तो यह और भी असंभव है। वे जुआरी नहीं है। वे सभी दिशाओं को कैसे मार सकते हैं? वास्तव में फेंग युआन ने अपना अधिकांश समय ऊपर खेलने में बिताया। अब वो पैसे से गरीब नहीं है। हालांकि उसने अभी तक खरीदार के साथ समझौता नहीं किया है। दूसरे पक्ष ने उसे कुछ जमा राशि भी दी है। अतीत में उसने खुफिया जानकारी बेचकर जो पैसा कमाया था, उसके अलावा उसकी किस्मत भी छोटी नहीं है। इस समय बाई जियाओरो हुआन फेंग को देखती है। उसके और ताओ जियुन के पास पैसे नहीं है। हालांकि हुआन फेंग संभव है। बाई जियाओरो की आंखों को देखकर हुआन फेंग को पता चल गया कि उसका क्या मतलब है, इसलिए वो बाई जियाओरो को काउंटर पर ले गया और सीधे 5 मिलियन चिप्स का आदान प्रदान किया। हालांकि बाई जियाओरो को पता था कि हुआन फेंग को अमीर होना चाहिए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक ही बार में इतना विनिमय कर सकता है।
केवल मनोरंजन के लिए जुआ शहर की यह एक दुर्लभ यात्रा है, हुआन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। 5 मिलियन, वो अभी भी इसे निकाल सकता है, भले ही यह सब खो जाए। हुआन फेंग को कोई परवाह नहीं है। आपका उद्योग वास्तव में लाभदायक है, बाय जियाओरो ने मुस्कुराते हुए कहा। बटनों के अस्तित्व के कारण वहां पर ताओ जियुन को हुआंग फेंग और उनकी पत्नी की स्थिति भी पता है। जब उसे पता चला कि हुआंग फेंग ने अपने पैसे के बदले 5 मिलियन चिप्स ले लिए हैं, तो वो हुआंग फेंग के बारे में और अधिक उत्सुक हो गया। अप्रत्याशित रूप से हुआंग फेंग इतना अमीर था। टीम लीडर ताओ, आइए पहले ऊपर चले, आप इसे नीचे देख सकते हैं। बाय जियाओरो और हुआंग फेंग ने सीढ़ी की ओर चलते हुए ताओ जियुन से कहा। ठीक है, हम निम्नलिखित स्थिति पर ध्यान देंगे। ताओ जियुन को कहना चाहिए कि वे अब ऊपर नहीं जा सकते और वे केवल नीचे ही रह सकते हैं। जब हुआंग फेंग और उनकी पत्नी सीढ़ी पर पहुंचे तो कैसीनो में लोग थे जो उनके चिप्स देखना चाहते थे। जब उन्होंने हुआंग फेंग के हाथ में चिप्स देखे तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। पहली मंजिल की तुलना में दूसरी मंजिल अधिक शानदार और शांत है। पहली मंजिल की तुलना में यहाँ लोगों की संख्या काफी कम है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 978 फेंग युआन प्रकट होता है। हॉल में लोगों के अलावा दूसरी मंजिल पर कई बक्से भी हैं। हुआंग फेंग और बाय जियाओरो अभी भी सबसे पहले हॉल का रुख करते हैं। संदेह पैदा न करने के लिए वे थोड़ी देर के लिए कई जुए की मेजों पर बैठे रहे। जब उन्होंने एक बार दूसरी मंजिल पर बने हॉल का रुख किया तो उनके हाथ में 5 लाख के चिप्स कम थे। हालांकि फेंग युआन अभी भी अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि वो आदमी निजी कमरे में है, हुआन फेंग ने कहा। ये होना चाहिए, बाय जियाओरो ने कहा। हालांकि निजी कमरों तक पहुंच नहीं है, उन्हें केवल आमंत्रित किए जाने के बाद ही एक्सेस किया जा सकता है। हुआन फेंग ने यह स्पष्ट करने के लिए सिर हिलाया कि आमंत्रित होना इतना आसान नहीं है। या तो आपने बाहर सभी पक्षों को मार डाला है और कैसीनो में लोग आपको हर समय पैसा कमाते हुए नहीं देखना चाहते हैं, या निजी कमरे में कुछ लोग हैं इसलिए उन्हें प्रवेश करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे निजी कमरे हैं और वे नहीं जानते कि फेंग युआन कहाँ है। ऐसा लगता है कि हम यहाँ केवल खरगोश का इंतजार कर सकते हैं, हुआन फेंग ने कहा। बाय जियाओरो ने सिर हिलाया। वास्तव में भले ही हम अंदर जाएं और उसे ढूंढ लें, लेकिन उसे यहाँ से दूर ले जाना मुश्किल है। हम केवल धीरे धीरे अवसर के प्रकट होने का इंतजार कर सकते हैं। हुआन फेंग भी इस कथन से सहमत है। दरअसल वे फेंग युआन का अनुसरण करने और अवसरों की तलाश में आज यहाँ आए थे। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि क्या कोई पूर्ण अवसर है, बहुत कम लोग निश्चित हैं। अब हम यहाँ आ गए हैं, चलो खेलते हैं। बस सीढ़ी यहाँ रखो, हुआन फेंग ने बाय जियाओरो से कहा। बाय जियाओरो ने भी सिर हिलाया। पहली मंजिल पर जाने के लिए केवल एक सीढ़ी है। यदि आप नीचे जाना चाहते हैं तो आपको उस सीढ़ी पर जाना होगा, इसलिए जब तक वे सीढ़ी रखते हैं कोई समस्या नहीं होती है। उसके बाद हुआन फेंग और उनकी पत्नी को सीढ़ियों के पास एक जुए की मेज मिली और वे बैठ गए। वे स्पष्ट रूप से जुए में बहुत कुशल नहीं थे, इसलिए वे बस लापरवाही से खेलते थे। हुआन फेंग ने थोड़ी देर तक खेला और बाय जियाओरो से कहा, आओ और खेलो, मैं शौचालय जाऊंगा। बाय जियाओरो ने सिर हिलाया, बैठ गई, खेली और अपनी आंखों के कोने से बची हुई रोशनी से सीढ़ी की ओर देखने लगी। और हुआन फेंग शौचालय जाने जा रहा है। हालांकि जब वो शौचालय में प्रवेश करता है तो थोड़ा चौंक जाता है, फिर वो ठीक हो जाता है, कुछ भी नहीं होने का नाटक करता है और प्रवेश करना जारी रखता है। हुआन फेंग अपने बगल वाले आदमी को देखता है जब वो अपनी पैंट की जिप लगा रहा होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ फेंग युआन से मिलेगा। ये संयोग ही था कि इसी समय दूसरा पक्ष भी वही था। उसके लिए बाथरूम आना सुविधाजनक है। इससे पहले यहाँ जाते समय बाय जियाओरो ने हुआन फेंग की तस्वीर दिखाई। हुआन फेंग की स्मृति के साथ वो फेंग युआन को स्वाभाविक रूप से याद रखना चाहता था। यह उतना मुश्किल नहीं है। इस समय बाथरूम में हुआन फेंग और फेंग युआन के अलावा 2 अन्य लोग भी हैं। वे आम लोगों से अलग नहीं दिखते। हालांकि हुआन फेंग अभी भी महसूस कर सकते हैं कि वे आम लोगों से अलग हैं। जब वे अंदर आते हैं तो वे खुद को भी सावधानी से देखते हैं। फेंग युआन के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं है। वो एक साधारण व्यक्ति है, शायद उनमें से कोई भी मौजूद नहीं है। बाथरूम में मौजूद 3 लोगों में से कोई भी आम आदमी नहीं है। वो जानता है कि पिछले खरीदार उसे देखने के लिए लोग जरूर भेजेंगे। उसका पीछा करने के लिए चीन में भी लोग होंगे। हालांकि वो अपने आसपास की भीड़ में से उन लोगों को नहीं ढूंढ पाता है। हुआन फेंग सोच रहे हैं कि उनसे कैसे निपटा जाए। हालांकि दूसरे पक्ष में 2 लोग हैं। हुआन फेंग को भरोसा है कि वो उन्हें हरा सकते हैं। जहां तक फेंग युआन का सवाल है, वहां कोई समस्या नहीं है। स्वाभाविक रूप से वो यहाँ तीनों लोगों को हरा सकता है और फेंग युआन को पकड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि मुझे बाद में क्या करना चाहिए। चाहे पहली मंजिल हो या दूसरी मंजिल, दुश्मन बहुत है। अगर हुआन फेंग फेंग युआन को इस तरह लेते हैं तो उनका मानना है कि वे लोग निश्चित रूप से लड़ेंगे। उस समय भले ही उसके पास सोने का नर्म कवच और आंतरिक शक्ति हो, वो फेंग युआन को अपने साथ नहीं ले जा सकता। वो अपनी सुरक्षा और फेंग युआन की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। यहाँ तक कि अगर वो बाय जियाओरो को जोड़ते हैं तो भी वे संख्या में कम है। इसमें पर्याप्त जगह नहीं है। वहाँ दुश्मन और कैसीनो है, उनके लिए फेंग युआन को आसानी से दूर ले जाना मुश्किल है। भंडारण बॉक्स के किसी अन्य समय और स्थान में विला के लिए केवल भंडारण बॉक्स के माध्यम से प्राप्त जीव ही प्रवेश कर सकते हैं। हकीकत में लोगों के प्रवेश का कोई रास्ता नहीं है। हुआंग फेंग ने पहले भी सामान्य कुत्तों के साथ वास्तविकता में प्रयोग किया था और वो इसे उस विला में नहीं ला सकते। कम से कम अब वो ऐसा नहीं कर सकता और हुआंग फेंग निश्चित नहीं है। जहां तक नाजी का सवाल है, ये लगभग वैसा ही है। वास्तविक प्राणियों के लिए यह एक निर्वात वातावरण है। जहां तक ईगल्स और जियाओबाई का सवाल है, वे प्रभावित हुए बिना प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हुआंग फेंग फेंग युआन को वहां नहीं रख सकता। जबकि हुआंग फेंग अभी भी सोच रहा है कि क्या करना है, वहां पर फेंग युआन ने समस्या हल कर दी है और बाहर जाने के लिए तैयार है। जहां तक बाकी 2 लोगों की बात है तो वे लगभग एक जैसे ही हैं। हुआंग फेंग अब और देरी नहीं करेगा। वो एक एक करके उनके साथ बाहर जाएगा
उसके बाद हुआन फेंग दूर तक उन लोगों का पीछा करेगा और अंत में उस कमरे का निर्धारण करेगा जहां फेंग युआन है। जहां तक अन्य दो लोगों की बात है, वे कमरे में बैग में नहीं है, वे भी हॉल में वापस चले गए, लेकिन उनकी जुए की मेज फेंग युआन के निजी कमरे से ज्यादा दूर नहीं थी। मुझे फेंग युआन मिला। जब हुआन फेंग बाय जियाओरो के पास वापस आए तो उसने उसके कान में फुसफुसाया। बाय जियाओरो का चेहरा अपरिवर्तित रहा। वो अपने हाथ में कार्ड को देखती रही, लेकिन कार्ड स्पष्ट रूप से बड़ा नहीं था। गुस्से में कार्ड खोने के बाद वो खड़ी हो गई और पद छोड़ दिया। कहाँ है? जुए की मेज से कुछ दूरी तक निकलने के बाद बाय जियाओरो और हुआंग फेंग ने धीरे से पूछा। उस डिब्बे में। हुआंग फेंग ने अपनी आंखों से इशारा किया। बाय जियाओरो ने जानबूझकर या अनजाने में निजी कमरे की ओर देखा, फिर अपनी आंखें घुमा ली और थोड़ा सिर हिलाया। उसके बाद ज्यादातर समय हुआंग फेंग का ध्यान उसी डिब्बे में रहता है। हालांकि उस डिब्बे का दरवाजा नहीं खोला गया है और हुआंग फेंग और उनकी पत्नी हर समय कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे जुए की मेज पर खेलते हैं। हुआंग फेंग ने यह नहीं सोचा था कि बाय जियाओरो का हाथ बहुत अच्छा था। हालांकि कोई तकनीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने पहले खोए हुए 500,000 वापस जीत लिए और 200,000 और जीत लिए। हालांकि हुआंग फेंग के लिए ये संख्या अब कोई बड़ी संख्या नहीं है, फिर भी हुआंग फेंग बहुत खुश है। आखिरकार ये तो अप्रत्याशित लाभ है। करीब आधे घंटे बाद अचानक निजी कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। हुआंग फेंग और बाय जियाओरो, जो ताश खेल रहे थे, ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर फेंग युआन को निजी कमरे से बाहर आते देखा। बाहर आने के बाद वे बिना रुके सीधे पहली मंजिल पर चले गए। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 979 अवसादग्रस्त फेंग युआन। टीम लीडर ताओ, लक्ष्य सामने आ गया है। अब यह नीचे जा रहा है। आप पहले बाहर जा सकते हैं और बाहर देख सकते हैं। हुआंग फेंग और मैं बाद में अन्य कारों में आपका पीछा करेंगे। आप किसी भी समय अपनी स्थिति की रिपोर्ट कर सकते हैं। बाय जियाओरो ने तुरंत ताओ जियुन को फुसफुसाया। क्योंकि फेंग युआन का अभी अभी निकला है और घटनास्थल पर कई दुश्मन हैं, इसलिए पहली मंजिल पर हुआंग फेंग और ताओ जियुन पहले ही निकल सकते हैं, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होगा। दोनों पक्ष एक साथ काम करते हैं, इसलिए दुश्मन की नजर में आना आसान नहीं है। हाँ, हम अब बाहर जा रहे हैं। सावधान रहें। ताओ जियुन की आवाज आई। बाद में उसने बूढ़े जिंग को आंख मारी। उन्होंने परेशान होने का नाटक किया और पैसे के बदले चिप्स लेने के लिए काउंटर पर गए। इस समय वे पैसे हारने वाले सामान्य जुआरियों की तरह ही थे। हालांकि घटनास्थल पर कई दुश्मन थे, लेकिन उन्हें उन पर शक नहीं हुआ। हालांकि ताओ जियुन का पहले भी एक दूसरे के साथ संघर्ष हुआ था। वे बंदूक की लड़ाई से बहुत दूर थे, इसलिए दूसरे पक्ष ने ताओ जियुन और अन्य को नहीं देखा। ताओ जियुन और बूढ़े जिंग के चेहरे पर अवसाद दिखावा है। हालांकि फेंग युआन, जो नीचे जा रहा है, चिंतित और क्रोधित होने का नाटक नहीं कर रहा है। उसे आज फिर पैसा खोना पड़ा। हाल के दिनों में उसने हर दिन यहाँ खेलते हुए कुछ पैसे खो दिए। हालांकि उसने फेरी वाले की बुद्धिमत्ता से कुछ धन जमा कर लिया था, लेकिन इतने दिनों तक जुआ खेलने के बाद वो लगभग सभी हार चुका है। स्वाभाविक रूप से उसका मूड अच्छा नहीं होगा। वास्तव में फेंग युआन भी एक साधारण प्रोफेसर थे जो अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करते थे। हालांकि उन्हें एक बुरी आदत थी, यानी जुआ खेलना। इस कारण उन पर काफी पैसा बकाया था। इस समय विदेशी ताकतों ने उसे ढूंढ लिया, उसका कर्ज चुकाने में मदद की और उसे बड़ी मात्रा में धन दिया। बेशक ये पैसे उसे व्यर्थ नहीं दिए जा सकते थे। कीमत ये थी कि फेंग युआन उसकी मदद करना चाहते थे। उन्हें कुछ उपयोगी जानकारी मिली। कमजोर इच्छा शक्ति वाले जुए के आदि फेंग युआन ने आखिरकार पैसे के सामने समझौता कर लिया। मूल रूप से वो एक साधारण अनुसंधान संस्थान में थे, लेकिन उन लोगों की मदद से और अपने प्रयासों से उन्होंने एक अधिक गोपनीय अनुसंधान संस्थान में प्रवेश किया और अधिक मूल्यवान जानकारी प्राप्त की। हालांकि वो ये भी जानता था कि इस पहलू पर घरेलू पर्यवेक्षण बहुत सख्त था। वो पहले ही बहुत सारी जानकारी बेच चुका है। एक बार जब उसका पता चल जाएगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध डेटा प्राप्त करने का मौका मिलता है तो वो विदेश जाकर बसने का फैसला करता है। वो अब चीन में रहने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऊपर वाले को इस मामले पर संदेह होने लगा है। विदेशी ताकतों की मदद से फेंग युआन ने सफलतापूर्वक देश छोड़ दिया। इस सामग्री की कीमत पर बातचीत हो चुकी थी। हालांकि फेंग युआन ने अस्थायी रूप से पश्चाताप किया। उनकी राय में यह सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस सामग्री को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत जोखिम उठाया। अब वो विदेश जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसकी नौकरी खोने और अपने परिवार को छोड़ने की लागत बहुत अधिक है। इसलिए वो उस कीमत से संतुष्ट नहीं है जिस पर उसने पहले बातचीत की थी। इसलिए उसे गुप्त रूप से जानकारी को बैंक की तिजोरी में रखने का अवसर मिल गया। साथ ही उन लोगों को अपने खिलाफ बल प्रयोग करने से रोकने के लिए उन्होंने एक स्नातक छात्र से भी मदद मांगी, जो पहले उन्हें अपने साथ ले गया था। वह आदमी संयुक्त राज्य अमेरिका के जुआ शहर में था। एक बार जब उनके साथ कुछ हुआ तो उन्होंने दूसरे पक्ष से सूचना निकलने तक इंतजार करने को कहा। इस मामले में विदेशी ताकतें केवल एक चूहेदानी है। हालांकि दूसरे पक्ष ने कीमत पर आसानी से समझौता नहीं किया। आखिरकार फेंग युआन जो कीमत चाहता था वो इस बार बहुत अधिक थी। हालांकि दूसरे पक्ष को डर था कि फेंग युआन छोड़ देगा या चीनी लोगों द्वारा पकड़ लिया जाएगा। कई बार उसने अपने चारों ओर कई गुप्त संतरी खड़े कर लिए। फेंग युआन भी इस बारे में स्पष्ट थे। हालांकि उन्हें इसकी कोई परवाह या चिंता नहीं थी। इसके बजाय उसके पास ये गारंटी थी, डार्क खुश है। साथ ही उन्हें जुए का भी शौक है। इस बार उसने जुए के शहर में आने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ कई कैसीनो हैं। इसलिए जब दूसरा पक्ष उसके प्रस्ताव पर विचार करता है तो वो हर दिन कैसीनो में घूमता है। फेंग युआन को आश्चर्य हुआ कि उसका जुआ स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं है। पिछले कुछ दिनों में उसने इतने समय से जमा किया हुआ सारा पैसा खो दिया है। अब उसके पास पैसे लगभग खत्म हो गए हैं। अगर वे लोग उसके प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए तो उसे सड़क पर सोने की भी नौबत आ गई है। अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं अपना प्रस्ताव कम कर दूंगा। जैसे ही वो चला, फेंग युआन ने सोचा।
फेंग युआन को शायद यह नहीं पता होगा कि जिस कारण से उसने इतना पैसा खोया वो न केवल उसकी तकनीक और भाग्य से संबंधित है, बल्कि दूसरे पक्ष के साधनों के उपयोग से भी संबंधित है। दूसरा पक्ष यह है कि उसकी कमजोरी का फायदा उठाया जाए और उसे अपना सारा पैसा गंवा दिया जाए। उस समय वो जल्दी में होगा। हुआंग फेंग और बाई जियाओरो दूसरी मंजिल पर हॉल में ताश खेलना जारी रखते हैं। इस समय फेंग युआनगांग के नीचे जाने के बाद आम लोगों से अलग सांस वाले कम से कम 6 लोग उसके पीछे चले गए। जाहिर है दूसरी पार्टी फेंग युआन के लिए आई थी। अब फेंग युआन चले गए और वे भी चले गए। थोड़ी देर रुकने के बाद हुआंग फेंग और बाई जियाओरो चुपचाप खड़े हो गए, बात करते रहे और सहजता से हंसते रहे और नीचे जाने की तैयारी करने लगे। इस अवधि में उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ एक और लाख जीते, जो एक सामान्य प्रदर्शन भी है। चीन में फेंग युआन के बारे में क्या ख्याल है? दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका की एक इमारत में साधारण कपड़ों में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सिगार पी रहा है और फोन कर रहा है। वापस बॉस के पास उस आदमी को अपना सारा पैसा खो देना चाहिए था। मुझे लगता है कि वो जल्द ही आपको फोन करेगा और रियायत देगा, पंक्ति के दूसरे छोर पर बैठे व्यक्ति ने कहा। हो, इस जुआरी को बड़ी भूख है, लेकिन आखिरकार यह बेवकूफी है। उसे लगता है कि यहाँ अभी भी चीनी है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि सेना उसके हाथ में मौजूद जानकारी को बहुत महत्व देती है, इसलिए हम कोई गलती नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि हुक्सिया में एक और कार्रवाई होगी। जब वो इस बार फोन करेगा तो मैं उसे सबसे पहले जानकारी लेने का वादा करेगा। ये कहना मुश्किल है कि क्या उसके पास इस अवधि में पैसा खर्च करने का जीवन है। अपने लोगों को फोन करने दे, मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, आप जानते हैं। मैं देख रहा हूँ बॉस, पंक्ति के दूसरे छोर पर बैठे व्यक्ति ने आदरपूर्वक कहा। फोन रखने के बाद अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। वो फेंग युआन का जीवन नहीं चाहता था। हालांकि यह अजीब है कि यह आदमी लालची और अतृप्त है। इसके अलावा वो बहुत जुआ खेलने वाला है। देर सवेर कुछ न कुछ घटित होगा। चीनी लोगों को अवसर और बहाने न देने के लिए उसे मरना होगा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 980 अनुसरण करता है। जब हुआंग फेंग और उनकी पत्नी नीचे गए तो वे पहले से ही पहली मंजिल पर हॉल में थे। इससे पहले उन्हें लगता था कि कोई खतरनाक माहौल मौजूद नहीं है। जाहिर है वे लोग फेंग युआन के साथ चले गए थे। ताओ जियुन और लाओ जिंग अब फेंग युआन का अनुसरण कर रहे हैं और विशिष्ट स्थिति की रिपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल वे उस होटल को जानते हैं जहां फेंग युआन रहता है और वे सिर्फ अवसरों की तलाश करना चाहते हैं। हालांकि यह अवसर स्पष्ट रूप से बहुत दुर्लभ है। पहले जब उनमें से बहुत सारे थे तो उन्हें सही अवसर नहीं मिला। इस समय उनमें से कम थे और दूसरा पक्ष सतर्क था, इसलिए सही अवसर ढूंढना अधिक कठिन था। हुआंग फेंग और बाई जियाओरो टैक्सी लेते हैं और फेंग युआन के होटल के लिए छोटा रास्ता अपनाते हैं। यदि ताओ जियुन हर समय उनका अनुसरण करता है तो उन्हें देखना आसान है, इसलिए ये पुष्टि करने के बाद की कोई मौका नहीं है। ताओ जियुन और लाओ जिंग उनका पीछा किए बिना चले जाते हैं। क्या आपने अभी फेंग युआन का चेहरा देखा है? होटल से कुछ ही दूरी पर एक सड़क की बेंच पर हुआंग फेंग और बाई जियाओरो सामान्य प्रेमियों की एक जोड़ी की तरह हैं, जो एक साथ रहते हैं। उनके चेहरे मधुर भावों से भरे हुए हैं, लेकिन फेंग युआन अभी भी समस्या के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, वो बहुत अच्छा नहीं दिखता, बाई जियाओरो ने कहा। मुझे लगता है कि इस आदमी ने पैसे खो दिए। हुआंग फेंग ने कहा कि फेंग युआन के चेहरे के भाव पैसे हारने वाले अन्य जुआरियों से अलग नहीं थे, इसलिए हुआंग फेंग ने आसानी से इस बारे में सोचा। क्या आपको लगता है कि वो अपना सारा पैसा खो देगा और जानकारी जल्दबाजी में बेच देगा? बाई जियाओरो ने कहा। यह संभव है, हुआंग फेंग ने कहा। अगर मैं रेड हैट का प्रभारी व्यक्ति होता तो मैं फेंग युआन को कैसीनो में स्थापित कर देता। इस मामले में अगर उसके पास पैसे की कमी है तो वो स्वेच्छा से हार मान लेगा। हुआंग फेंग के मुंह में रेड हैट संगठन इस बार उनका दुश्मन है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में फेंग युआन के साथ संपर्क करने का प्रभारी संगठन है। देश में इस संगठन की स्थिति चीन में राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के समान है। इससे भी अधिक वे और अधिक चीजों के लिए जिम्मेदार है। कहा जा सकता है कि ये दो संगठनों के बीच टकराव है। हालांकि क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमि पर होने के लिए रेड हैट संगठन को अभी भी एक बड़ा फायदा है। बाई जियाओरो ने हुआंग फेंग की ओर सिर हिलाया। जब हुआंग फेंग और बाई जियाओरो बातें कर रहे थे, फेंग युआन की कार भी होटल में पहुंची। अपनी कार के पीछे उसने कई कारों का भी पीछा किया जो लाल टोपी वाली होंगी। क्योंकि उनका काम एक ही समय में फेंग युआन की सुरक्षा और निगरानी करना है, इसलिए उन्होंने बहुत अधिक दिखावा नहीं किया। तुम यहीं देखते रहो, मैं होटल में चेक इन करूंगा। हुआंग फेंग ने फेंग युआन को कार से उतरते देखा और बाई जियाओरो से कहा। पहले कैसीनो में हुआंग फेंग ने फेंग युआन से शुरुआत नहीं की थी। बाद में उसे अब भी इसका पछतावा हुआ। हालांकि वे आज कैसीनो गए थे, वे सिर्फ ये देखना चाहते थे कि क्या कोई मौका है। उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि जितना अधिक समय विलंबित होगा यह उनके लिए उतना ही कम अच्छा होगा, और हुआंग फेंग इसे खींचना जारी नहीं रखना चाहते हैं। बाई जियाओरो ने चिंतित होकर कहा, क्या यह बहुत खतरनाक होगा? होटल में उनमें से कई होंगे। ये ठीक है, मैं भी प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ हूँ, मुझमें अभी भी अपनी सुरक्षा करने की क्षमता है, हुआंग फेंग ने बाई जियाओरो से कहा। बाई जियाओरो ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ठीक है, सावधान रहें। अब जब चीजें सही नहीं है तो हम तुरंत चले जाएंगे। अब हमने फेंग युआन पर ध्यान केंद्रित किया है। जब तक हम उसे भागने नहीं देते हम देख सकते हैं अवसर के लिए धीरे धीरे। मुझे पता है, हुआंग फेंग ने उत्तर दिया, फिर खड़ा हुआ और तेजी से होटल की ओर चल दिया। क्योंकि फेंग युआन तेजी से नहीं चलता था, हुआंग फेंग ने आसानी से उसे पकड़ लिया। हालांकि उसे ऐसे देखते हुए जैसे वो लिफ्ट लेने जा रहा हो। हुआंग फेंग ने इसके बारे में सोचा और कैमरे का एक खाली कोना पाया। फिर उसने चोर की गुप्त कुशलता का इस्तेमाल किया और लिफ्ट के पास गया। इस समय फेंग युआन अभी भी लिफ्ट का इंतजार कर रहा है, जिससे हुआंग फेंग को समय मिल जाता है, अन्यथा उसका पहुंचना निश्चित नहीं है। जब लिफ्ट आए, फेंग युआन अंदर गया और उसके बाद 3 और लोग अंदर आए।
ये 3 लोग जिन्हें हुआंग फैंग ने पहले कैसीनो में देखा था, लाल टोपी वाले लोग होने चाहिए। जब लिफ्ट बंद होने वाली होती है, हुआंग फैंग चमकता है और लिफ्ट में प्रवेश करता है। बेशक लिफ्ट में मौजूद कई लोगों को पता नहीं है, इस वक्त लिफ्ट में 4 नहीं बल्कि 5 लोग हैं। क्या आप उनके लोग हैं? इसका पालन करना कठिन है ना? लिफ्ट में फेंग युआन ने अचानक अन्य 3 लोगों से कहा। जाहिर है वो उतना अज्ञानी नहीं था जितना उसने दिखाया। उन्हें यह एहसास होना चाहिए था कि ये सभी लोग लाल टोपी वाले लोग हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने फेंग युआन की ओर देखा और कहा, हाँ, लेकिन चिंता मत करो मिस्टर फेंग, हम आपके साथ कुछ भी अनुचित नहीं करेंगे। अतार्किक चीजें मत करो। हाँ, मुझे लगता है कि आपका धैर्य लगभग समाप्त हो गया है। ये जानकारी मिलने के बाद क्या आप कुछ भी अतार्किक नहीं करेंगे? ये कहना मुश्किल है। फेंग युआन का चेहरा व्यंग्य से भरा था। मिस्टर फेंग हमारे मुखिया और हमारे देश के मित्र हैं, हम मिस्टर फेंग के साथ कुछ भी बुरा कैसे कर सकते हैं? आदमी मुस्कुराया और कहा, बेशक, अगर मिस्टर फेंग नहीं सोचते कि हम दोस्त हैं, तो ये दूसरी बात है। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगा? फेंग युआन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। बेशक मैं मिस्टर फेंग को धमकी नहीं दे रहा हूँ। मिस्टर फेंग हमारे दोस्त हैं, हम चीनी मेहमान नवाज हैं, हम अपने दोस्तों को कैसे धमकी दे सकते हैं? आदमी ने कहा, लेकिन उतना दोस्ताना नहीं जितना उसने कहा था। फेंग युआन ठंडी खर्राटे लेता है और बात करना बंद कर देता है। वो जानता है कि इन लोगों को भड़काना आसान नहीं है। पैसे मिलते ही वो यहाँ से चला जाता है। दरअसल फेंग युआन का दिल भी डरता है। आखिर वो अपने बल पर ही तो दूसरी पार्टी के पूरे संगठन से लड़ रहे हैं। अगर उसने लापरवाही की तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। दूसरी ओर हुआंग फेंग उनकी बातों को समझ गए। जब वो स्कूल गए तो उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी। हालांकि जब उन्हें अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता था तो भंडारण बॉक्स उन्हें उस स्थान की सभी भाषाओं को तुरंत समझने देता था। पहले वो एक अंग्रेजी भाषी देश में गया था, इसलिए अब उसका अंग्रेजी स्तर बहुत अच्छा है। सुनो, इन लोगों की बातचीत से कोई दिक्कत नहीं है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 981 छिपकर बातें सुनना। लिफ्ट जल्द ही आ गई। हुआंग फेंग बाहर जाने वाले पहले व्यक्ति थे और उसके बाद फेंग युआन और अन्य लोग बाहर निकले। हुआंग फेंग ने आखिरकार चोरों के चोरी छिपे कौशल का इस्तेमाल किया, जो लबादे के चोरी छिपे कौशल से अलग था। इस कौशल के तहत हुआंग फेंग आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसकी गति सामान्य से धीमी है। हालांकि एक बार जब उस पर हमला किया जाता है तो वह दिखाई देगा और शारीरिक संपर्क को भी हमला माना जा सकता है। इसलिए हुआंग फेंग ने इन लोगों के साथ शारीरिक संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। वहीं इस कौशल की एक समय सीमा भी होती है। जब उपयोग के समय की बात आती है तो ये जबरदस्ती दिखाई देगा। लबादे पर अदृश्यता कौशल संपर्क या हमले से डरता नहीं है। जब तक हुआंग फेंग नहीं हटेगा वो प्रकट नहीं होगा। नुकसान ये है कि जब हुआंग फेंग कौशल का उपयोग करता है तो वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता है। ये कहा जा सकता है कि इन दोनों स्टील्थ कौशलों के अपने फायदे और नुकसान हैं। हुआंग फेंग के पास अपने कौशल का उपयोग करने के लिए कुछ समय था, इसलिए उन्होंने फेंग युआन का बारीकी से अनुसरण किया। उसके पीछे लाल टोपी वाले 3 लोग भी थे। जल्द ही फेंग युआन अपने कमरे में आया। जब फेंग युआन ने दरवाजा खोला तो वो तुरंत अंदर नहीं गया। इसके बजाय वो व्यंग्यपूर्वक घूमा और अपने पीछे के लोगों से कहा, हर कोई कृपया मेरे लिए सावधान रहें। उसके बाद फेंग युआन ने कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा जोर से पटक दिया। ये कमीना सच में घमंडी है। जब तुम्हें ये जानकारी मिल जाए तो देखना मैं उसे कैसे सिखा सकता हूँ। हाँ, ये शापित चीनी, क्या उसे लगता है कि यहाँ अभी भी चीनी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की? दूसरे ने कहा। फेंग युआन के कमरे के बाहर 3 लोगों के चेहरे बहुत बदसूरत हैं। हालांकि कोई रास्ता नहीं है, वे केवल बाहर रह सकते हैं और निगरानी जारी रख सकते हैं। जिस कमरे का उन्होंने ऑर्डर किया था वो फेंग युआन के कमरे के ठीक सामने है। फेंग युआन के अंदर आने के बाद वे उसके पीछे पीछे चले और हर समय उस पर नजर रखते रहे। तीनों जल्दी से अपने कमरे में दाखिल हो गए, लेकिन दूसरी तरफ फेंग युआन को पता नहीं था। जब उन्होंने 3 लोगों से बात की तो हुआंग फेंग पहले ही सामने आ चुके थे। हुआंग फेंग ने देखा कि उनके कौशल की अवधि आने वाली थी। कमरे में प्रवेश करने के बाद वो सक्रिय रूप से दिखा और फिर तुरंत लबादे पर अदृश्यता कौशल का इस्तेमाल किया। ये दोनों कौशल एक साथ अच्छी तरह से काम करते हैं। हुआंग फेंग वहीं खड़ा रहा और खुद से कहा, कमरा काफी बड़ा है और फेंग युआन वास्तव में इसका आनंद लेता है। एक कोने में खड़े हुआंग फेंग को देखे जाने की चिंता नहीं है। फेंग युआन के अंदर आने के बाद उसने पहले खुद के लिए रेड वाइन का एक गिलास डाला, फिर रेत पर बैठ गया, अपना मोबाइल फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और फोन जल्द ही कनेक्ट हो गया। मिस्टर हॉस्ट, वो जानकारी 80 मिलियन युआन है, जो कि सबसे कम कीमत है जिसे मैं स्वीकार कर सकता हूँ। यदि आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो मैं केवल उन्हें फिर से खरीदार ढूंढने में मदद कर सकता हूँ, फेंग युआन ने सीधे फोन पर कहा। हुआंग फेंग ने यह नहीं सुना कि फोन पर क्या कहा गया था। हालांकि यदि आप ये कॉल करना चाहते हैं तो फेंग युआन को रेड हैट संगठन को कॉल करना चाहिए था। ठीक है, चूंकि मिस्टर हॉस्ट सहमत हो गए हैं, पैसे लेकर यहाँ आए। याद रखें, मुझे केवल नकदी चाहिए। फेंग युआन ने कहा कि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने ट्रांसफर स्वीकार कर लिया तो दूसरे पक्ष के लिए उनके खाते को फ्रीज करना या पैसे निकालते समय पकड़ा जाना संभव होगा। उसके बाद फेंग युआन ने फोन रख दिया। हालांकि 80 मिलियन युआन की कीमत बहुत अधिक है, फिर भी यह उनकी पिछली पेशकश से कम है। हालांकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। जब तक वो कल सड़क पर रहने और आवारा बनने को तैयार न हो, एक नया खरीदार ढूंढना बहुत आसान है। हॉस्ट के फोन को बंद करने के बाद फेंग युआन फिर से एक नंबर डायल करता है और फोन भी जल्द ही कनेक्ट हो जाता है। छोटी माँ, तुम उस तिजोरी को फिसेप स्ट्रीट पर उस चर्च में रख दो और फिर तुम्हें जाने का मौका मिल सकता है। मैंने पहले ही उनसे बात कर ली है। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। उन्हें वो चीज दे दो और यह मुझ पर बम है, फेंग युआन ने कहा। ठीक है, आपको स्वयं सावधान रहना चाहिए। ठीक है, इस बार आपकी मदद के लिए धन्यवाद। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं इसे आपके साथ साझा करूंगा।
मना मत करना, ये शिक्षक की ओर से धन्यवाद है, आपको इसे लेना होगा। ठीक है, मैं सबसे पहले फोन रखूंगा। फेंग युआन के फोन काटने के बाद उसके चेहरे पर डर और घबराहट की झलक दिखाई दी। आखिरकार यह आखिरी क्षण है, यह इस पर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन के अगले हिस्से में अच्छा जीवन जी पाएगा या नहीं। लेकिन फेंग युआन को यह नहीं पता था कि जिस फोन को वो बहुत गुप्त समझता था, उसे दो लोगों ने सुना था। कमरे में हुआंग फेंग एक था और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका की लाल टोपी का प्रभारी व्यक्ति था। फेंग युआन द्वारा कॉल करने के तुरंत बाद उसे उसके और जियोमो के बीच कॉल की सारी सामग्री पता चल गई। ये भी फेंग युआन की लापरवाही है। लाल टोपी वाले लोग अक्सर ऐसे काम करते हैं जो दिखाई नहीं देते, इसलिए सभी प्रकार के साधन मौजूद हैं। फेंग युआन के लौटने के बाद उन्हें फेंग युआन के मोबाइल फोन पर एक बग इंस्टॉल करने का अवसर मिलता है ताकि फेंग युआन के फोन की सामग्री पर नजर रखी जा सके। ऐसा अवसर असामान्य नहीं है। हर बार जब फेंग युआन कैसीनो से वापस आता है तो वह या तो महिलाओं के साथ खेलेगा या शराब पिएगा, बेहोश होगा, अपने मोबाइल फोन पर करना चाहेगा। ये बहुत मुश्किल नहीं है। फेंग युआन को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसने सोचा कि उन लोगों को पता नहीं है कि उन्हें अपने साथ क्या करना है, और वे लोग बग स्थापित करने के बाद फेंग युआन के अपने साथी को बुलाने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि इस आदमी ने पहले कभी फोन नहीं किया था, इसलिए लाल टोपी वाले व्यक्ति ने वैकल्पिक योजना का उपयोग करके उसे अपने सारे पैसे खोने दिए। इस तरह वो केवल ये चुन सकता था कि जब वो कोई सौदा चुने तो वो अपने दोस्तों से बात करेगा, और अब वे अंततः कॉल का इंतजार कर रहे हैं। हो फेंग युआन, मैं देखूंगा कि इस बार तुम और क्या कर सकते हो। फेंग युआन की फोन सामग्री को समझने के बाद रेड हैट के प्रभारी व्यक्ति ने खुद से कहा। उसके बाद उसने अपने आदमियों को जल्द से जल्द फिसिप स्ट्रीट पर चर्च में जाने का आदेश दिया। चारों ओर घात लगाकर छोटे मो की प्रतीक्षा की, प्रकट होना और बॉक्स और लोगों को पकड़ना। उसके बाद प्रभारी व्यक्ति हॉस्ट ने फेंग युआन के सामने रहने वाले 3 लोगों को फेंग युआन को पकड़ने का आदेश दिया। अब वो बेकार है और बाहर रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय हुआन फेंग को नहीं पता था कि फेंग युआन का मोबाइल फोन खराब हो गया था। अब वो भी जानता है कि तिजोरी चच जा रही है। उसके बाद उसने देर करने की हिम्मत नहीं की। उसे यथाशीघ्र बाइट जियाओरो और उन्हें सूचित करना चाहिए। इसलिए हुआन फेंग सक्रिय रूप से सामने आए। फेंग युआन की हैरान आंखों में उसने संचार बटन चालू करने वाले स्विच को हटा दिया। उसे डर था कि अंदर की आवाज से उसकी पोल खुल जाएगी, इसलिए उसने इसे बंद कर दिया। अब जाहिर है छिपते रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 982 छापा और निपटान। आप कौन है? फेंग युआन स्पष्ट रूप से अपने कमरे में किसी व्यक्ति की अचानक उपस्थिति के लिए तैयार नहीं है। वो हैरान है। हालांकि कमरा बहुत बड़ा है, फिर भी बचने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। उसे ये भी डर है कि कोई अंदर आकर उसे नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए जब भी वह अंदर आएगा वो सबसे पहले देखेगा। इससे पहले उसने साफ देख लिया कि यहाँ कोई नहीं है। अब एक और कैसे हो सकता है? यह अभी भी प्रसारित नहीं हुआ है। छूना उसका उत्तर हुआंग फेंग की मुट्ठी है। हुआंग फेंग ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा और सीधे उसे बेहोश कर दिया। फिर वो बटन से कहता है, मैंने फेंग युआन के कमरे में घुसपैठ कर ली है। वो लाल टोपी वाले व्यक्ति के साथ एक समझौते पर पहुंच गया है। फेंग युआन ने किसी को फिक्यूब की सड़क पर चर्च में तिजोरी रखने के लिए कहा। आपको जल्दी करनी चाहिए, अब यह बेहतर है कि हम इसे जल्द से जल्द सुरक्षित पा सकें। हुआंग फेंग, क्या आप आश्वस्त हैं कि खबर सच है? ताओ जियून के पास कुछ जरूरी आवाज है। ठीक है। हुआंग फेंग ने अपनी आंखों की ओर देखा और जमीन पर लेट गया। फेंग युआन ने कहा, जो कोमा में था। ठीक है, चलो मिलते हैं, ताओ जियून ने कहा, फिर मुड़े और सड़क पर चर्च की ओर चले। हुआंग फेंग, वहां आपकी स्थिति कैसी है? बाय जियाओरो की आवाज आई। मैं यहाँ ठीक हूँ। फेंग युआन को मैंने बेहोश कर दिया है, हुआंग ने कहा। हालांकि निपटने के लिए कुछ छोटी समस्याएं हो सकती हैं। क्या? बाय जियाओरो को कुछ संदेह है। हालांकि हुआंग फेंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दरवाजे से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया। लबादे को छुपाने का कार्य फिर से खोला और उसकी आकृति फिर से गायब हो गई। जल्द ही फेंग युआन के कमरे का दरवाजा खोला गया। लाल टोपी वाले पहले 3 लोग फेंग युआन के साथ आए। क्योंकि उनके प्रमुखों ने फेंग युआन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, इसलिए उन्हें उसके साथ घूमने की जरूरत नहीं थी। उन्हें अभिनय नहीं करना था। वे अभी आए और हुआंग फेंग ने पहले दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, इसलिए वो फिर से अदृश्य हो गया। फेंग युआन जमीन पर क्यों गिर गया? 3 लोगों के अंदर आने के बाद फेंग युआन बिना किसी हलचल के जमीन पर पड़ा हुआ था। आप बहुत ज्यादा तो नहीं पीते? 3 लोग धीरे धीरे ऊपर चले गए। इससे पहले कि मैं बिल्ली की आंखों से उसके कमरे की निगरानी करता, मैंने किसी को अंदर आते नहीं देखा, यहाँ तक कि दरवाजा भी नहीं खुला। इस आदमी के पास बहुत कम मात्रा में शराब है, एक अन्य व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे हमारी कुछ चीजें बच जाएंगी और उसके संघर्ष के बारे में चिंता न करें। इस कमरे की हर समय उनके द्वारा निगरानी की जाती है। कोई भी अंदर नहीं आया है। इसके अलावा ये 23वीं मंजिल पर है, इसलिए कोई भी खिड़की से अंदर नहीं आ सकता है। इसलिए उन्हें लगता है कि फेंग युआन का गिरना उनका अपना कारण है। हालांकि जैसे ही तीनों लोग ये देखने के लिए नीचे बैठे कि क्या हो रहा है, अचानक उनमें से एक के सिर के पीछे जोर से चोट लगी। फिर उसने अपनी आंखें घुमा ली और जमीन पर गिर गया। अन्य 2 भी लाल टोपी के योग्य है। उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं है। हालांकि उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वे अवचेतन रूप से एक और हट गए हैं, साथ ही उनके हाथ अपनी कमर तक पहुंच गए हैं और अपनी बंदूकें निकालने के लिए तैयार हैं। दोनों स्पष्ट रूप से चतुर और शांत हैं। वे जानते हैं कि हमला पीछे से होता है, इसलिए जब वे चकमा देते हैं तो वे एक तरफ हट जाते हैं। इस तरह अगर पीछे वाले लोग उन पर हमला जारी रखना चाहते हैं तो एक और व्यक्ति होगा जो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। स्वाभाविक रूप से हुआंग फेंग अचानक नहीं रुकेंगे। जब उनमें से एक उसकी कमर को छूता है तो वो उसके पीछे पीछे उसके स्थान पर चला जाता है। वो दूसरे व्यक्ति को एक हाथ में पकड़ता है और फिर उसके पैरों को जमीन पर पटकता है। आदमी पलट गया। साथ ही वो दूसरे शख्स को नीचे गिरा देता है और फिर उस पर उल्टा हाथ फेर देता है। उस शख्स के हाथ की बंदूक जमीन पर गिर गई है।
रुको और अपने हाथों को अपने सिर पर रखकर बैठ जाओ। इस समय एक अन्य व्यक्ति ने बंदूक निकालने की कार्रवाई पूरी कर ली है और हुआंग फैंग पर बंदूक तान कर कहा है। हुआंग फैंग अनुचित है और उसकी प्रगति शुरू हो गई है, लेकिन उसका शरीर तिरछा और मुड़ा हुआ है, लेकिन वह तेजी से दूसरी तरफ भाग जाता है और यहाँ तक कि जगह जगह पर बहुत सारी छाया भी छोड़ देता है। जिस सदस्य ने लाल टोपी को छुआ वो स्पष्ट रूप से निर्णायक था। हालांकि उसने हुआंग फैंग पर निशाना पूरा नहीं किया, फिर भी उसने गोली चलाना चुना। निस्संदेह उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने हुआंग फैंग को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उसने कमरे में कई चीजें तोड़ दी। लेकिन दूसरी तरफ बाई जियाओरो को नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ। हालांकि विशेष दूत के बटन के माध्यम से वो यहाँ गोलियों की आवाज सुन सकती है और वो हुआंग फैंग के बारे में बहुत चिंतित है, इसलिए वो भी इस समय होटल की ओर भाग रही है, लेकिन वो कुछ समय के लिए वहां नहीं पहुंच सकती है। इस समय हुआंग फैंग रेड हेड के उस सदस्य के करीब है जिसने गोली मारी थी। आदमी वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से समझता है। हुआंग फैंग की दिशा एक मुट्ठी है, लेकिन उसकी मुट्ठी भी हुआंग फैंग की छाया है। हुआंग फैंग को छूना, अवसर का लाभ उठाकर उसके करीब जाना और उस पर मुक्का मारना है। बाद में वो छाया की तरह दिखता है, एक पैर से आगे बढ़ता है और उसे फिर से बाहर निकाल देता है। आदमी का शरीर स्पर्श दीवार से टकराया। इस बार वो अपनी ताकत के कारण गिर पड़ा और कोमा में चला गया। हुआंग फैंग, आप वहां कैसे हैं? बाई जियाओरो की जरूरी आवाज आई। इस समय उसे बटन के माध्यम से पता चला कि शूटिंग बंद हो गई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी क्या पैदा हुआ है, यह अस्थायी अंत होना चाहिए। मैं ठीक हूँ। हुआंग फैंग ने जमीन पर कई लोगों को देखा और कहा, अच्छी बात है। बाई जियाओरो ने राहत की सांस लेते हुए कहा, वहां रुको, मैं वहीं पहुंच जाऊंगी। निश्चित रूप से बाई जियाओरो को अंदर आने में देर नहीं लगी, क्योंकि इस कमरे का प्रभाव बहुत अच्छा है। जिस आदमी ने सिर्फ लाल टोपी में गोली मारी, उसने अन्य लोगों की सतर्कता नहीं जगाई। ऐसा लगता है कि अंदर की आवाज बाहर नहीं सुनाई देती। इन लोगों को क्या करना चाहिए? हुआंग फैंग ने पूछा। ये 3 लोग लाल टोपी वाले लोग होने चाहिए, हम उन्हें बस यहीं बांध देते हैं। बाई जियाओरो ने कहा, जहां तक फैंग युआन की बात है, हम उसे ले जाएंगे। ठीक है। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया और फिर जारी रखा, ये 3 लोग फैंग युआन के खिलाफ लड़ने के लिए आ सकते हैं। हालांकि वे नहीं जानते कि क्यों। ऐसा लगता है कि लाल टोपी वाला आदमी धैर्य खो चुका है और सीधे फैंग युआन को पकड़ना चाहता है। क्या आप नहीं कहते कि वे किसी समझौते पर पहुंच गए हैं? बाई जियाओरो ने कहा। ये सच है, मैंने उनकी बातचीत सुनी। वे एक समझौते पर पहुंच गए हैं। इसलिए मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इस समय फैंग युआन की शुरुआत क्यों की। यदि वे शुरुआत करना चाहते हैं तो उन्हें इसे पहले करना चाहिए, हुआंग फैंग ने कहा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 983 मुठभेड़ युद्ध। कितना भी हो, चलो पहले यहाँ से निकल जाओ, बाई जियाओरो ने कहा। ठीक है, हुआंग फैंग ने भी कहा। जाहिर है वे समझना नहीं चाहते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन यह जाहिर तौर पर एक सुरक्षित जगह नहीं है। जमीन पर 3 लोगों के अलावा हॉल में अभी भी लोग बचे हैं। मैं उन्हें दूर ले जाऊंगा और तुम फैंग युआन को दूर ले जाओगे, हुआंग फैंग ने बाई जियाओरो से कहा। ठीक है, तुम स्वयं सावधान रहो। बाई जियाओरो भी जानती हैं कि यह प्रभाव डालने का समय नहीं है। हुआंग फैंग का कौशल स्पष्ट रूप से उनके कौशल से बेहतर है। उसके लिए दूसरे पक्ष को दूर ले जाना सबसे उपयुक्त है। हुआंग फैंग सबसे पहले नीचे गए। निश्चित रूप से उसने पहली मंजिल पर लाउंज में बहुत से लोगों को तेज सांसों से परेशान महसूस किया। अगर इन लोगों ने इसे देखा होता तो शायद उन्हें यह नहीं लगता कि यह अलग है। हालांकि हुआंग फैंग उनकी तेज सांसों को महसूस कर सकता था। अरे दोस्त, मुझे आग दे दो, हुआंग फैंग उन लोगों के पास गए और बोले। उस आदमी ने कुछ संदेह के साथ हुआंग फैंग को देखा। हालांकि उसने लाइटर निकाल लिया। हुआंग फैंग सिगरेट लेकर दूसरी तरफ पहुंचे। हालांकि जब वो दूसरी तरफ आया तो उसने दूसरी तरफ मुक्का मारा और उड़ गया। उसके कई दांत गायब हो गए। अचानक हुई स्थिति ने आसपास के कई अन्य लोगों को थोड़ी देर के लिए सहम दिया। फिर उन्होंने हुआंग फैंग को बुलाया। हालांकि जब हुआंग फैंग ने एक झटके से दूसरे व्यक्ति को नीचे गिरा दिया तो उन्हें एहसास हुआ कि हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे हुआंग फैंग को घेरने के लिए एक एक करके अपनी बंदूकें निकालने जा रहे थे। ये सभी लोग लाल टोपी के सदस्य हैं और उनके कौशल कमजोर नहीं है। हालांकि हुआंग फैंग ने ऊपर से लेकर यहाँ तक कई समस्याओं का समाधान किया है। उनमें से अधिकांश उसके अचानक हमले के कारण है। जब ये लोग एकजुट होते हैं तब भी वे मजबूत होते हैं और हुआंग फैंग बहुत सारे रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। उन सभी को एक साथ हराना आसान नहीं है। हुआंग फैंग जल्दी से इधर उधर घूमता है और एक व्यक्ति को फिर से चोट पहुंचाने का अवसर ढूंढता है, फिर वह भाग जाता है। लाल टोपी वाले लोग यह नहीं देख सकते कि उनमें से 3 को मार गिराया गया है। वे सभी एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। अगर वे आना चाहते हैं तो ऊपर कोई देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हुआंग फैंग की गति बहुत तेज है। लिंगो के सूक्ष्म कदम और केप की क्रियाओं से भागने की प्रक्रिया में पानी में मछली की तरह महसूस कराती है। इस समय बहुत देर हो गई है। हालांकि अभी भी सड़क पर कई लोग मौजूद हैं। ये रात के बिना एक प्रसिद्ध शहर है और रात्रि जीवन बहुत समृद्ध है। हुआंग फैंग सफलतापूर्वक भीड़ की आड़ में उन लोगों की नजरों से बच गया। मैं उनकी नजरों से बच गया हूं और अब सुरक्षित हूं। जब हुआंग फैंग को यकीन हो गया कि वो सुरक्षित है तो उसने तुरंत बाई जियाओरो से संपर्क किया। मैंने भी यहाँ होटल छोड़ दिया है, मैं तुरंत आपसे मिलूंगा। बाई जियाओरो ने कहा कि इस समय वो फैंग युआन का समर्थन कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। हालांकि उसने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन कोई भी हस्तक्षेप करने नहीं आया। इस समय अचानक गोलियों की आवाज से हुआंग फैंग स्तब्ध रह गया। फिर वो उसके पास वापस आ गया। आवाज बटनों से आई। क्या बात? हुआंग फैंग ने पूछा। हम चर्च में लाल टोपी वाले व्यक्ति से मिले। ताओ जियून के पास कुछ जरूरी आवाज है। जब हुआंग फैंग ने ताओ जियून की बातें सुनी तो उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उन्होंने जो पहले सुना था वो एक साजिश थी। हालांकि हुआंग फैंग ने तब इस विचार से इनकार किया था।
उस समय फेंग युआन को अपने अस्तित्व का पता नहीं था, जिसे उसके पीछे की प्रतिक्रिया से देखा जा सकता है। ये दिखावा नहीं है, इसलिए यह एक और संभावना है। वो लाल टोपी वाला व्यक्ति है जो अपने तरीके से ये भी जानता है कि फेंग युआन हुई ने तिजोरी कहाँ छिपाई थी। निश्चित रूप से ताओ जियुन के शब्दों ने हुआन फेंग के अनुमान को सत्यापित किया। वे लोग भी होने चाहिए जो बक्से लेने आते हैं। मैंने उनमें से एक को हाथ में बक्से पकड़े हुए देखा, लेकिन वे हमसे पहले यहाँ आ गए। ताओ जियुन हार गया। थोड़ी देर और रुके और हम वहीं होंगे। बाई जियाओ की आवाज बजती है। हुआन फेंग और बाई जियाओ जल्दी शामिल हो गए और बाई जियाओ ने मिलते ही हुआन फेंग से कहा, आप फेंग युआन को ले जाएं और मैं ताओ जियुन और उनका समर्थन करने जाऊंगा। ये फेंग युआन कार्य की सफलता या विफलता से संबंधित है। किसी भी मामले में अन्य चीजों पर विचार करने से पहले कार्य की गारंटी दी जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं, हुआन फेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप पहले फेंग युआन को ले, मैं टीम लीडर ताओ को बचाने जाऊंगा। ये देखकर कि बाई जियाओ क्या कहना चाहती है, हुआन फेंग ने उसे रोका और कहा, इसे रोको, ये तय हो गया है। तुम्हें पता है, मेरे पास कुछ कौशल हैं जो मैंने नहीं दिखाए हैं। उसके बाद हुआन फेंग बाई जियाओ की ओर झुके और कहा, इसके अलावा मैं अपनी ही महिला को जोखिम उठाते और अकेले भागते हुए कैसे देख सकता हूँ। हुआन फेंग मुस्कुराए, बाई जियाओ के चेहरे को चूमा और फिर जाने के लिए मुड़े। उनका अंतिम वाक्य बहुत शांत था, इसलिए ताओ जियुन और अन्य लोग इसे नहीं सुन सके। इसके अलावा वे एक गंभीर स्थिति में हैं और गपशप के बारे में सोचने का कोई मन नहीं है। ठीक है, फिर सावधान रहना। बाई जियाओ ने अंततः हुआन फेंग पर विश्वास करना चुना। कुआ, हुआन फेंग और बाई जियाओ के अलग होने के बाद उन्होंने सीधे चर्च के लिए टैक्सी ली। मूल रूप से वो लोगों को नहीं मारने वाला था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर वे लोगों को नहीं मारेंगे तो वे ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। उसी समय हुआन फेंग ने अपने दिल में प्रार्थना की कि ताओ जियुन और लाओ जिंग वहां जाने पर जोर दे सके। सौभाग्य से हुआन फेंग चर्च से ज्यादा दूर नहीं है। चर्च की परिधि तक पहुंचने में उसे लगभग 10 मिनट का समय लगता है। उसके केवल परिधि तक पहुंचने का कारण ये है कि वो पुलिस से घिरा हुआ है। ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ लाल टोपी वाले लोग ही नहीं बल्कि पुलिस वाले भी लोग हैं। हालांकि पुलिसकर्मियों को घबराहट से चर्च की ओर देखते देख उसी समय बीच बीच में गोलियों की आवाजें भी आने लगी। हुआन फेंग को पता था कि ताओ जियुन और उसकी पत्नी कम से कम अभी भी वहीं थे। उसके बाद हुआन फेंग को एक अंधेरा कोना मिला। उसने फिर से गुप्त कौशल का इस्तेमाल किया और फिर पुलिस नाकाबंदी को तोड़ दिया और चर्च में प्रवेश किया। मैं अंदर आ गया हूँ, अब आप कहाँ हैं? मैं आपको देखूंगा। जब हुआन फेंग चल रहा था उसने ताओ जियुन से संपर्क किया। ताओ जियुन और बूढ़े जिन के बीच लड़ाई को प्रभावित न करने के लिए हुआन फेंग ने उनसे पूरे रास्ते संपर्क नहीं किया। अब हम चर्च के पीछे घंटाघर में हैं, हम उनके लोगों से घिरे हुए हैं। ताओ जियुन की तत्काल आवाज आई, बूढ़ा जिंग घायल हो गया है और हमारे पास ज्यादा गोलियां नहीं है। ठीक है, मैं वहीं रहूंगा और इसके साथ रहूंगा, हुआन फेंग ने कहा। हुआन फेंग और बाई जियाओ जो करना चाहते थे वो गुप्त रूप से यहाँ कार्य समाप्त करना था। सामग्री और फेंग युआन को वापस ले जाना था और वे ज्यादा परेशानी नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा लगता है कि जब तक वे ताओ जियुन और लाओ जिंग को बचाना नहीं छोड़ देते तब तक उनके लिए ज्यादा परेशानी पैदा करना असंभव है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 984 निषिद्ध मंत्र और कंकल। उस मामले में मुझे जुए के शहर में अच्छा शोर मचाने दो, हुआन फेंग ने तेजी से आगे बढ़ते हुए खुद से कहा। हुआन फेंग जल्द ही घंटाघर के बाहर पहुंच गया। उसने देखा कि वहां 10 से अधिक लोग नागरिक कब्जों में थे, बंदूकें थामे हुए थे और घंटाघर में मौजूद लोगों के साथ एक दूसरे को गोली मार रहे थे। जाहिर है ये लोग लाल टोपी वाले लोग ही होंगे। जहां तक पुलिस की बात है वे सभी बाहर थे। हुआन फेंग ने भी देरी नहीं की। एक अच्छी जगह पाकर वो मुंह में मंत्र पढ़ने लगा। जादू के प्रयोग के कारण हुआन फेंग का शरीर पहले ही प्रकट हो चुका था। हालांकि वो एक कोने में था, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। रोश ब्लेड। हुआन फेंग ने एक बार फिर इस मंत्र निषेध कौशल का उपयोग किया। पहले खेल की दुनिया में उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था और इसका असर बहुत अच्छा रहा था। प्रथम श्रेणी की स्थिति पर पहुंचने के बाद हुआन फेंग का उपयोग वास्तविकता में भी किया जा सकता है और शक्ति छोटी नहीं होनी चाहिए। मूल रूप से ये कौशल जादू से संबंधित है और हुआन फेंग के शरीर में ऊर्जा जादू से कहीं अधिक शुद्ध है। शक्ति छोटी नहीं होगी। इस समय ऐसा लगता है कि ताओ जियुन और उनके सामने अन्य लोगों को घेरने वाले विशेष एजेंट भी असामान्य है। ऐसा लगता है जैसे उनके आसपास कोई हवा चल रही हो। इसके अलावा हवा तेज और तेज होती जा रही है और इससे उनके चेहरों पर और भी अधिक दर्द हो रहा है। जाओ, रोश का ब्लेड। इस समय हुआन फेंग का मंत्र भी पढ़ा गया है और लाल टोपी के उन सदस्यों को तुरंत महसूस होता है कि हवा फिर से बहुत बड़ी है और चेहरे पर ये चाकू की तरह है। जल्द ही ये लोग समझ जाएंगे कि यह चाकू की तरह नहीं है, यह एक चाकू है। तूफान के केंद्र में मौजूद लोगों ने देखा कि उनके कपड़े लगातार कट रहे हैं और उनके घाव बढ़ते जा रहे हैं। मुख्य बात यह है कि वे बच नहीं सकते और विरोध नहीं कर सकते क्योंकि हवा हर जगह लगती है। आह आह आह, चीखें गूंजती रहती हैं। आखिरकार यह एक चाकू है जो लोगों को मार सकता है। ये दुर्भाग्य है, ये हवा के झोंके से कट गया है और इसका गला बड़बड़ा रहा है। कुछ हद तक हुआन फेंग के कौशल की शक्ति सामान्य जादूगरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है क्योंकि उनकी आंतरिक शक्ति की ऊर्जा की तुलना सामान्य टोंग के जादू से नहीं की जा सकती है। इस समय हुआन फेंग अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर रहा है। अभी उसने अधिक प्रभाव पैदा करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा का उपयोग किया। इस तरह शक्ति तो काफी प्रबल है, लेकिन उसके अपने शरीर में ऊर्जा बहुत कम है। उसके बाद हुआन फेंग ने लाल टोपी वाले लोगों को देखा। वे सभी भयंकर पवन ब्लेड के लगातार हमले के तहत मारे गए थे। यह निषिद्ध अभिशाप वास्तव में एक निषिद्ध अभिशाप है और यह वास्तव में शक्तिशाली है। तुम्हें पता है, ये लोग एजेंट हैं।
उन्हें बाहर रखो। ये भी एक दूसरे या तीसरे दर्जे का विशेषज्ञ है, लेकिन भयंकर और पागल हमले के तहत सभी मृतकों में से कोई भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि विरोध करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि हवा अदृश्य है। हालांकि हुआन फैंग जानता है कि यह खत्म नहीं हुआ है। बाहर बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं। यदि वो ताओ जियून और उसे बचाना चाहता है तो उसे उन पुलिसकर्मियों की नाकाबंदी को तोड़ना होगा। तो हुआन फैंग फिर से मंत्र पढ़ता है। इस बार यह कोई वर्जित मंत्र नहीं, बल्कि जादुई आह्वान है। कंकाल को बुलाओ। यह एकमात्र चीज है जिसे हुआन फैंग खेल की दुनिया से वापस लाए थे। वो लड़ने में मदद के लिए कंकाल सैनिकों को बुला सकता है। हुआन फैंग के पहले के अवलोकन के अनुसार अब वो जिन कंकाल सैनिकों को बुला सकता है उनकी ताकत दूसरी दर के आसपास है। हालांकि भले ही ये दोयम दर्जे का हो, वास्तव में ये बहुत शक्तिशाली है। जब बाई जियाओ चरम पर थी तो उसने बस दूसरी दर में प्रवेश किया। उसके बाद हुआन फैंग के कारण उसकी ताकत वापस आ गई और उसने कुछ को मजबूत भी किया, जो केवल दूसरी श्रेणी का मध्यम वर्ग मानक था। लाल टोपियों में उसके द्वारा अभी अभी मारे गए अधिकांश लोग द्वितीय श्रेणी या यहाँ तक कि तृतीय श्रेणी के हैं, लेकिन फिर भी वे पहले से ही लाल टोपी में विशिष्ट हैं। बाई जियाओ ने हुआन फैंग को पहले जो बताया था उसके अनुसार दुनिया में बहुत कम प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ हैं। तो इससे पहले बाई जियाओ को पता था कि हुआन फैंग पहले से ही प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ है, तो वो बहुत आश्चर्यचकित होगा। हालांकि हुआन फैंग इन कंकाल सैनिकों की ताकत को जानता है, वो नहीं जानता कि वास्तव में कितने को बुलाया जा सकता है। आखिरकार उसने पहले उनका उपयोग नहीं किया है। हुआन फैंग के मंत्र के पूरा होने के साथ 15 लोग अचानक उसके सामने आ गए। ये सभी लोग काले कपड़े में हैं। वे अपने पूरे शरीर को कसकर ढक लेते हैं। वे अपने सिर पर बड़ी टोपी भी पहनते हैं। वे इस व्यक्ति को छिपाते हैं और केवल गहरे हरे रंग की एक जोड़ी आंखें दिखाते हैं। खोपड़ी वाले सैनिक वास्तव में ऐसे दिखते हैं। हुआन फैंग ने उत्सुकता से उन 15 लोगों को देखा जो अचानक उसके सामने आ गए और खुद से कहा, भंडारण बॉक्स स्पष्ट रूप से उसके लिए है। वास्तविकता में बुलाए जाने के बाद ये कंकाल सैनिक कंकाल शेल्फ की तरह नहीं है, बल्कि ढके हुए हैं। ऐसे में अगर ये दूसरे लोगों को दिख भी जाए तो भी इनका कोई खास असर नहीं होगा। आप पहले यही रुकें। अगर कोई आप पर हमला करने के लिए करीब आता है तो आप जवाबी कार्रवाई करते हैं, क्या आप जानते हैं? हुआन फैंग ने कंकाल सैनिकों से कहा। हालांकि ये कंकाल सैनिक बोल नहीं सकते। जाहिर है हुआन फैंग को जवाब देने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि हुआन फैंग को चिंता नहीं है कि वे उसके आदेशों को नहीं सुनेंगे, यह असंभव है। बाद में हुआन फैंग घंटी टॉवर पर गए और अंत में टॉवर के शीर्ष पर ताओ जियून और लाओ जिन को देखा, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब थी। ताओ जियून की बांह से खून बह रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी चोट लगी है। जहां तक बूढ़े जिन की बात है, वो जमीन पर पड़ा हुआ है, कोई आवाज नहीं है और वो नहीं जानता कि कैसे। टीम लीडर ताओ, मैं यहाँ हूँ, चलो जल्दी चलें, हुआन फैंग ने ताओ जियून से कहा। ठीक है, ताओ जियून ने कहा, तुमने उन लोगों को बाहर मार डाला? ताओ जियून ने बाहर लोगों की मौत की प्रक्रिया नहीं देखी, लेकिन अब शूटिंग बाहर बंद हो गई है और हुआन फैंग अभी भी ऊपर आ रहे हैं। जाहिर है बाहर के उन लोगों को हुआन फैंग ने हल कर दिया है। कुआ, हुआन फैंग ने उत्तर दिया। बाद में हुआन फैंग ने बूढ़े जिन को अपनी पीठ पर लाद लिया। उसमें अब भी सांस है, लेकिन बहुत कमजोर है। जाहिर है चोट हल्की नहीं है। ताओ जियून थोड़ा घायल है, लेकिन वो अपने दम पर चल सकता है। नीचे जाने के बाद ताओ जियून ने भी काले रंग के कंकाल देखे। वो थोड़ा चौंक गया। यदि कंकाल न बदले होते तो वो गोली चला देता। मुझे यही मदद मिली है। मैं उनसे बाद में पुलिस को आकर्षित करने में मदद करने के लिए कहूंगा और फिर हम चले जाएंगे, हुआन फैंग ने ताओ जियून से कहा। ताओ जियून ने सिर हिलाया, लेकिन अपने दिल में वो सोच रहा था कि हुआन फैंग कहां से आए थे और जो मौत के दस्ते बनने के इच्छुक थे। और वे लोग हुआन फैंग की कमान के तहत परिधीय पुलिस भीड़ की ओर दौड़ पड़े। ये सभी लोग दोयम दर्जे के स्वामी हैं। इसके अलावा खोपड़ी के कारण भले ही उन्हें गोली मार दी जाए, वे तब तक आसानी से नहीं मरेंगे जब तक कि उनका सिर उड़ा न दिया जाए। हालांकि एक साधारण पुलिसकर्मी एक दोयम दर्जे के मास्टर का सिर तोड़ना चाहता था। जाहिर तौर पर इतना आसान नहीं था। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 985 डकैती। निश्चित रूप से हुआन फैंग सही थे। जब पुलिस ने कंकाल सैनिकों को अपनी ओर दौड़ते देखा तो उन्होंने पहले उन्हें चेतावनी दी और फिर गोली मार दी। हालांकि प्रभाव बहुत अच्छा नहीं था। इस समय कंकाल सैनिक पुलिस की भीड़ में घुस गए थे और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हुआन फैंग और ताओ जियून ने अराजकता का अवसर लेते हुए चट से भाग निकले। जहां तक तिजोरी की बात है, ताओ जियून के अनुसार इसे लाल टोपी के एक सदस्य ने ले लिया है। जाहिर है वे भी जानते हैं कि यह अनमोल है और रोमांच के लिए यहाँ नहीं रुक सकते। क्या आप जानते हैं कि उनका मुख्यालय कहाँ है? हुआन फैंग ने ताओ जियून से पूछा। हाँ, ताओ जियून ने कहा कि दोनों संगठनों को एक दूसरे के बारे में कुछ समझ है। ताओ जियून को पता है कि उनका मुख्यालय कहाँ है और लाल टोपी वाले लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं है। दोनों पक्ष जानते हैं कि दूसरे पक्ष का मुख्यालय एक ड्रैगन तालाब और एक बाघ गुफा होना चाहिए और कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि सीधे दूसरे पक्ष के मुख्यालय को प्रभावित कर सके। कहाँ है? हुआन फैंग ने पूछा। आप ये क्यों पूछते हैं? ताओ जियून ने कहा। लाल टोपी वाला सदस्य लंबे समय से दूर नहीं है। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से बॉक्स को सही मुख्यालय में भेजेगा। मैं एक छोटा रास्ता अपनाना चाहता हूँ और उसे आधे रास्ते में रोकने की कोशिश करना चाहता हूँ, हुआन फैंग ने कहा। ताओ जियून ने सिर हिलाया और फिर हुआन फैंग को रेड हेड के मुख्यालय का स्थान बताया। हालांकि वो थोड़ा असहज था और उसने पूछा, जब आप अकेले जाते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। आप पहले नहीं जा सकते। हम इस मामले पर लंबे समय तक विचार कर सकते हैं। हालांकि वे ऐसा कहते हैं। ताओ जियून और बाई जियाओ दोनों समझते हैं कि एक बार सूचना रेड हेड मुख्यालय को भेज दी जाती है तो इस बार उनके कार्य का मतलब विफलता है। दूसरे पक्ष के मुख्यालय से चीजें चुराना लगभग असंभव है। मुझे पता है कि आप पहले समूह नेता बाई से मिलने जाएंगे और मैं वापस जाऊंगा, हुआन फैंग ने कहा। ठीक है,
ताओ जियुन बूढ़े जिन को धीरे धीरे निकलने में मदद करता है। ये देखते हुए कि ताओ जियुन और उनकी पत्नी चले गए हैं, हुआन फेंग सीधे केप के उड़ान समारोह को शुरू करते हैं और दूसरी पार्टी के मुख्यालय के लिए रवाना होते हैं। काफी रात हो चुकी है, इसलिए हुआन फेंग को दिखाए जाने की चिंता नहीं है। आदमी केवल 10 मिनट से गाड़ी चला रहा है, क्योंकि वो केवल जमीन पर चल सकता है, इसलिए वो सड़क की स्थिति से प्रभावित होगा और वो सीधी रेखा में नहीं चल सकता है। हालांकि हुआन फेंग सामान्य कारों की तुलना में उतनी तेज उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन ये धीमा नहीं है। इसके अलावा हुआन फेंग सीधी रेखा में चल सकता है, जिससे कुछ समय की बचत हो सकती है। हालांकि हुआन फेंग इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वो आने से पहले दूसरे पक्ष को रोकने में सक्षम होगा। एक बार जब दूसरा पक्ष मुख्यालय में प्रवेश कर जाता है तो उसके लिए दोबारा जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिरकार ये दूसरी पार्टी का क्षेत्र है और वो इससे परिचित नहीं है। ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा ही है। इसलिए उड़ान भरते समय हुआन फेंग ने अपने दिल में प्रार्थना की कि वो एक दूसरे को रोक सके। ऐसा लगता है कि भगवान ने हुआन फेंग की प्रार्थना सुन ली। जब वो लाल टोपी के साथ मुख्यालय के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मुख्यालय के दरवाजे पर एक कार रुकी है और फिर कोई तिजोरी जैसी कोई चीज लेकर सीधे मुख्यालय में चला गया। हुआन फेंग ने रुकने की हिम्मत नहीं की। उसने सीधे दिशा को नियंत्रित किया और उस आदमी की ओर दौड़ पड़ा। जाहिर तौर पर उस आदमी को नहीं पता था कि आसमान में कोई चीज उसे घूर रही है। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो खतरे में है। जब उसे महसूस होता था कि उसके आसपास कुछ गड़बड़ है तो ऐसा लगता था कि हवा का कोई झोंका उसकी ओर बह रहा है। बहुत देर हो चुकी है। इस समय वो बस मुख्यालय के हॉल में दाखिल हुआ और हॉल में उसके सहयोगी थे, इसलिए उनकी आत्मा अपेक्षाकृत शांत थी और उनमें कुछ सतर्कता की कमी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में बक्सा छीनने की कोई शक्ति है। उन्होंने पहली प्रतिक्रिया जापानी विरोधी नहीं बल्कि स्तब्ध कर देने वाली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे यहाँ या मुख्यालय की लॉबी में लूट लिया जाएगा। जब उसे होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास तिजोरी का दाहिना हाथ था जो इस समय खाली था। हॉल में कोई तिजोरी नहीं थी। अब ये नजारा रेड हेड के कई सदस्यों ने देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हुआन फेंग उनके प्रति विनम्र नहीं होंगे। चूंकि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए उन्हें जल्दी से वहां से निकलना पड़ा। लोग जमीन पर पैर रखकर पहले ही बाहर निकल चुके थे। इस समय रेड हेड के सदस्यों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक दृश्य बनाया। अलार्म बजाओ, दुश्मन घुसपैठ कर रहे हैं, कोई तीखी आवाज में चिल्लाया। और अधिक लोग हुआन फेंग की ओर भाग रहे हैं। हालांकि जब वे इमारत के बाहर देखते हैं तो हुआन फेंग की आकृति कहाँ है। हुआन फेंग पहले ही तिजोरी लेकर गायब हो चुका था। हॉल में क्या हुआ इसकी जानकारी ऊपर बैठे होस्ट को जल्द ही मिल गई। उनकी पहली प्रतिक्रिया इस पर विश्वास न करने की थी। उनका संगठन कई वर्षों से अस्तित्व में था और मुख्यालय में उनका कभी भी हस्तक्षेप नहीं हुआ था। अब यह न केवल पैदा हुआ है बल्कि उनकी आंखों के नीचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज भी लूट गया है, जो कि लाल फल है जो उनके चेहरे पर मार रहा है। जब हॉस्टन क्रोधित हुआ तो उसने अपने सभी लोगों को संगठित किया और हुआन फेंग का शिकार करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि हुआन फेंग कहाँ गया था। उनके लिए थोड़े समय में हुआन फेंग को पकड़ना स्पष्ट रूप से असंभव था। कुछ ही समय में हॉस्ट को और भी बुरी खबरें मिली। सबसे पहले फेंग युआन की निगरानी के लिए होटल द्वारा व्यवस्थित 3 लोग स्तब्ध रह गए और उन्हें बांध दिया गया और फेंग युआन गायब हो गया। फिर चर्च में चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो को घेरने और दबाने वाले सभी लोग मारे गए और राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के लोग भाग गए। उसके लोगों को किसने मारा, कैसे मारा, उसे मृतकों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हालांकि ऐसी बुरी खबर को साबित करने के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। हॉस्ट गुस्से में है। हालांकि उन्हें शक है कि ये सारी बातें चीन के नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो की संस्था से जुड़ी हैं। उन्हें फेंग युआन और उस जानकारी के लिए आना चाहिए था। अंतिम क्रिया विफल होने के बाद से वे उन्हें पकड़ रहे हैं। हालांकि कोई सुराग नहीं है। सोचिए, दूसरे पक्ष ने इस बार उसे क्रूर बना दिया। न केवल फेंग युआन को जब्त कर लिया, डेटा लूट लिया, बल्कि उसके कई लोगों को भी मार डाला, जिससे हॉस्ट को लगा कि उसका चेहरा खो गया है। हॉस्ट की दहाड़ से लाल टोपी वाले सभी लोग हिल गए। सारी जुआ नगरी में एक गरिमापूर्ण वातावरण उत्पन्न हो गया। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आसपास का माहौल कुछ अलग है। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। हुआन फेंग, टीम लीडर ताओ और मैं शामिल हो गए हैं। अब हमने पिछला होटल छोड़ दिया है। जब आप वापस आए तो हमें ढूंढने के लिए वान्यू घाट पर आए। जब हुआन फेंग अभी भी हवा में उड़ रहा था, बटन से बाई जियाओरो की आवाज आई। बटन सचमुच अच्छा था। इसे इतनी दूर तक सुना जा सकता था। हालांकि प्रभाव पहले जितना अच्छा नहीं था, फिर भी यह बमुश्किल प्रयोग योग्य था। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 986 मिशन योग्य। इस समय के वान्यू घाट पर बाई जियाओरो उत्सुकता से हुआन फेंग की प्रतीक्षा कर रही है। ताओ जियुन के माध्यम से बाई जियाओरो को भी पता है कि वर्तमान स्थिति गंभीर है। उस जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए हुआन फेंग को पूरे रेड हैट संगठन का सामना करने की संभावना है। भले ही वो जानता है कि हुआन फेंग का कौशल बहुत मजबूत है, बाई जियाओरो अभी भी चिंतित है। टीम लीडर बाई, चिंता मत करो, मुझे लगता है हुआन फेंग ठीक हो जाएगा। ये देखकर कि बाई जियाओरो हुआन फेंग के बारे में इतनी चिंतित थी, ताओ जियुन उसे सांत्वना देने के लिए गया और कहा, आप जानते हैं, इस तरह की अभिव्यक्ति बाई जियाओरो के चेहरे पर पहले कभी नहीं दिखी थी। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे इसकी परवाह नहीं थी अन्य खिलाड़ी, लेकिन वो अपनी भावनाओं को अपने दिल में ही दफन कर लेगी। ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के लोग भी जानते हैं, इसलिए हर कोई आश्चर्यचकित नहीं है। हालांकि बाई जियाओरो का आज का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से अतीत के प्रदर्शन से अलग है, जो ताओ जियुन को उत्सुक बनाता है। क्या ये सच है कि बाई जियाओरो और हुआन फेंग के बीच का रिश्ता, जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, श्रेष्ठ और अधीनस्थ के बीच का सामान्य रिश्ता नहीं है? हालांकि ताओ जियुन स्पष्ट रूप से बाई जियाओरो से पूछने के लिए इस तरह के प्रश्न का उपयोग नहीं करेगा। यदि टीम के अन्य सदस्य ऐसा करते हैं तो उन्हें मजाक करने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि बाई जियाओरो लोगों को उदासीनता की भावना देती थी।
उन्होंने बाई जियाओरो के साथ कभी मजाक नहीं किया, ऐसी गपशप की तो बात ही छोड़िए। बाई जियाओरो ने ताओ जियुन की बातें सुनी और थोड़ी राहत महसूस की। दरअसल हुआन फैंग की क्षमता छोटी नहीं है और वो मूर्ख नहीं है। यदि वास्तव में कुछ नहीं किया जा सकता है तो वो वापस लौटने की पहल करेगा। फेंग युआन कैसे है, बाई जियाओरो से पूछा, जो अन्य चीजों की परवाह करके अपना ध्यान भटकाना चाहती थी। मैं जाग रहा हूँ, लेकिन मैं इस आदमी से कुछ नहीं कह सकता। ताओ जियुन की टीम के एक अन्य सदस्य ने कहा कि बाई जियाओरो द्वारा फेंग युआन को वापस लाने के बाद वो उसकी देखभाल करने और प्रारंभिक पूछताछ करने के प्रभारी थे। लेकिन दोनों नेताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह लड़का है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला एक व्यक्ति। अगर वो अभी नहीं कहता है तो शायद वो अभी भी उसे बचाने के लिए लाल टोपी वाले लोगों के बारे में सोच रहा है। जब हम उसे चीन में देखेंगे तो मैं ईमानदार रहूंगा। बाई जियाओरो और ताओ जियुन दोनों ने सिर हिलाया। यहाँ आने से पहले उन्होंने फेंग युआन पर विस्तृत जांच की थी। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि वो दृढ़ इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा जब वे चीन आए तो उनके पास उससे बात करने के कुछ तरीके थे। बाई जियाओरो और ताओ जियुन के पीछे समुद्र पर एक नौक है जिसे उन्होंने अभी छीन लिया है। जब वे ऊंचे समुद्र पर जगह की प्रतीक्षा करेंगे तो वे एक युद्धपोत में बदल जाएंगे। हालांकि चूंकि हुआन फेंग अभी तक नहीं आए हैं, वे अभी तक बाहर नहीं आए हैं। जब बाई जियाओरो ने फिर से हुआन फेंग से संपर्क करना चाहा तो आखिरकार हुआन फेंग प्रकट हुए और उनके हाथ में अभी भी एक तिजोरी थी। हुआन फेंग, क्या तुम वापस आ गए? हुआन फेंग की आकृति को देखकर बाई जियाओरो मदद नहीं कर सकती, लेकिन उसका स्वागत करती है और ताओ जियुन भी उसका अनुसरण करता है। वैसे भी हुआन फेंग ने उसे और लाओ जिंग को पहले बचाया था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से हुआन फेंग की परवाह करता है। दो टीम लीडर, हम अपने मिशन के योग्य हैं। मैं चीजें वापस ले आया हूँ। हुआन फेंग ने अपना बक्सा दो व्यक्तियों के सामने रखा और कहा, ठीक है, अभी वापस आओ। ताओ जियुन ये देखकर प्रसन्न हुआ कि हुआन फेंग ने वास्तव में बॉक्स वापस छीन लिया। जहां तक बाई जियाओरो का सवाल है, वो हुआन फेंग की अपनी समस्याओं के बारे में अधिक चिंतित है। हुआन फेंग, क्या आप घायल हैं? नहीं। हुआन फेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने अतीत में सिर्फ चीजें लूटी थी और उनके साथ मेरा कोई विवाद नहीं था। आखिरकार ये दूसरे पक्ष का मुख्यालय है। हुआन फेंग को नहीं पता कि वहां किस तरह की ताकत छिपी है, इसलिए वो दूसरे पक्ष से ज्यादा उलझने की हिम्मत नहीं करता। बक्सा मिलने के बाद वो तुरंत चला जाता है। अच्छी बात है। बाई जियाओरो ने सिर हिलाया और कहा कि वो हुआन फेंग के फैसले का बहुत समर्थन करते हैं। आखिर दूसरी पार्टी भी एक बड़ा संगठन है। दोनों संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा या संघर्ष भी होगा। दूसरी पार्टी को खत्म करना कोई एक दिन की बात नहीं है। ठीक है, चूंकि हुआन फेंग वापस आ गया है, चलो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले। ताओ जियुन ने कहा कि आखिरकार ये स्थान दूसरी ओर के क्षेत्र में है और 1 मिनट और रुकना अधिक खतरनाक है। ठीक, चलो चलते हैं। बाई जियाओरो ने कहा कि यहाँ बहुत सारे घायल हैं। उसे और हुआन फेंग को छोड़कर अन्य लोगों ने लॉटरी ली है और उनकी ताकत को बहुत नुकसान हुआ है। अब उन्होंने दूसरी तरफ से फेंग युआन और उसकी योग्यता को लूट लिया है। दूसरा पक्ष हार नहीं मानेगा। अगर वे उनके पीछे आ भी जाए तो उनका बचना अभी भी मुश्किल है। यहाँ तक कि हुआन फेंग के पास भी एक मजबूत क्षमता है, लेकिन इतने सारे लोगों को रखना लगभग असंभव है। इसलिए लोगों का एक समूह नौक पर चढ़ गया और फेंग युआन ने हुआन फेंग को फिर से देखा। निस्संदेह उसे हुआन फेंग के बारे में जो बात याद थी वो व्यक्ति था जो अचानक उसके कमरे में आया था और उसने अपना ही मामला तोड़ दिया था। अन्यथा उन्होंने पैसे लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ दिया और एक खुशहाल जीवन व्यतीत किया तो उसने हुआन फेंग को अमित्रतापूर्वक देखा। जाहिर है अब तक फेंग युआन लाल टोपी वाले व्यक्ति को नहीं जानता है। वो तो उसे मार ही चुका है। भले ही हुआन फेंग उसे नहीं पकड़ पाए, फिर भी वो दूसरी तरफ से पकड़ा जाएगा। ऐसे में उनकी जिंदगी अब से ज्यादा बेहतर नहीं होगी। हुआन फेंग को फेंग युआन की आंखों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। नॉक शुरू होने के बाद उसने फिर भी फेंग युआन से कहा, इसे खोलो। हालांकि फेंग युआन ने हुआन फेंग को शत्रुता से देखा और कुछ नहीं कहा और बॉक्स खोलने का इरादा नहीं था। अरे तुम अभी भी अनियंत्रित हो। बकवास। मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम गद्दारों से है। मैंने लंबे समय तक तुम्हारे साथ काम किया है। जो व्यक्ति फेंग युआन से पूछताछ का प्रभारी था वो तब क्रोधित हो गया जब उसने देखा कि फेंग युआन ने अभी भी सहयोग करने की हिम्मत नहीं की। एक स्पर्श के साथ आदमी ने फेंग युआन के पेट में मुक्का मारा था। फेंग युआन पके हुए झींगे की तरह था, झुक रहा था और पीड़ित था। जबकि हुआन फेंग और अन्य लोग उदासीनता से देख रहे थे। उनका इरादा टीम के सदस्य को रोकना नहीं था। वे उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते थे जिसने व्यक्तिगत लाभ के लिए राष्ट्रीय हितों के साथ विश्वासघात किया। जब फेंग युआन ने देखा कि हुआन फेंग का इरादा उस आदमी को खुद को पीटने से रोकना नहीं था तो वो डर गया। वो पहले सिर्फ एक साधारण शोधकर्ता था, कोई विशेष रूप से प्रशिक्षित मृत व्यक्ति नहीं। वो इतनी मार सहन नहीं कर सका। इसके अलावा वे अब तट से दूर हैं। ऐसा लगता है कि लाल टोपी वाले लोग उसे बचा नहीं पाएंगे। लड़ना बंद करो, मैं कहता हूँ, मैं सब कुछ कहता हूँ, फेंग युआन ने जल्दी में कहा। बकवास मत करो, जल्दी से बक्सा खोलो। ताओ जियुन ने कहा कि वो स्पष्ट रूप से जल्दी से यह निर्धारित करना चाहते थे कि बॉक्स में मौजूद चीजें वही हैं जिनकी उन्हें तलाश थी। मैं ये बक्सा भी नहीं खोल सकता, फेंग युआन ने कहा। ये देखकर कि वो आदमी फिर से खुद को मारना चाहता था, उसने तुरंत कहा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं वास्तव में इसे नहीं खोल सकता। चाबी मेरे पास नहीं है, बल्कि मेरे छात्र के पास है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 987 बक्सा खोलना। क्या चाबी तुम्हारे पास नहीं है? ताओ जियुन ने बदसूरत चेहरे के साथ कहा। अंदर नहीं, मुझे पता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप या वे लोग मुझे ढूंढेंगे, इसलिए मैंने चाबी अपने ऊपर रखने की हिम्मत नहीं की। मेरे छात्र ने चाबी कहाँ छिपाई मुझे नहीं पता, फेंग युआन ने कहा। आपके छात्र के बारे में क्या? बाई जियाओरो से पूछा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका छात्र मर चुका है। पिछले चर्च में उसे एक आवारा गोली लगी और वह मर गया।
ताओ जियुन ने कहा कि उस समय जब वे वहां पहुंचे तो वे संयोग से लाल टोपी वाले लोगों से मिले। दोनों पक्ष सुरक्षा के लिए आ गए। स्वाभाविक रूप से उन्होंने दुर्घटनावश लड़ने का फैसला किया। लड़ाई लगभग तुरंत शुरू हो गई। उस समय जो व्यक्ति बॉक्स देने आया था वो जाने से पहले आवारा गोलियों से मारा गया था। किस पक्ष के लोग मारे गए अब यह निश्चित होने का कोई उपाय नहीं है। जब फेंग युआन ने सुना कि उसके छात्र आवारा गोलियों से मारे गए हैं तो उसके चेहरे पर उदासी की रेखा दिखाई दी। चाहे कुछ भी हो, दूसरा पक्ष अपनी वजह से मर गया। जब वो इस अजनबी देश में आया तो केवल दूसरा पक्ष ही उसकी पूरे दिल से मदद कर रहा था, लेकिन अब वो इस अंत तक आ गया है। भले ही फेंग युआन एक बेवकूफ है, वो थोड़ा परेशान भी है। तो हमें चाबी नहीं मिल सकती। बाई जियाओरो ने भौहें चढ़ा दी। चूंकि केवल वही व्यक्ति मर चुका है जो जानता है कि चाबी कहाँ है, तो वे किसकी तलाश कर रहे हैं? आइए इसे बलपूर्वक तोड़ने का प्रयास करें, ताओ जियुन ने कहा। यही एक रास्ता है। बाई जियाओरो ने कहा कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसमें मौजूद चीजें वही हैं जो वे तलाश रहे हैं। उसके बाद ताओ जियुन एक गहरी सांस लेता है, धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाता है और फिर तिजोरी को जोर से काटता है। परिणाम स्वरूप ताओ जियुन का हाथ लाल है, लेकिन तिजोरी अभी भी है। ये बेकार है। इस बक्से को हिंसक तरीके से खोलने का कोई तरीका नहीं है। मैं जानता हूं कि आप सभी शक्तिशाली हैं। हालांकि इस तिजोरी को खोलना इतना आसान नहीं है। बिना चाबी के कोई बम भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फेंग युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, चुप रहो। पूर्व खिलाड़ी ने कहा कि यदि वे निश्चित नहीं है कि सामग्री वही है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं तो उनका कार्य पूरा नहीं होगा। उनके कई साथी घायल हो गए, लेकिन उन्हें ऐसा परिणाम मिला। उनका मूड स्वाभाविक रूप से खराब था। मुझे कोशिश करने दो, बाई जियाओरो ने कहा। ताओ जियुन ने सिर हिलाया और बॉक्स को बाई जियाओरो को सौंप दिया। हालांकि बाई जियाओरो की ताकत पहले से अधिक मजबूत है और ये ताओ जियुन से भी अधिक मजबूत है, फिर भी उसके पास तिजोरी खोलने का कोई रास्ता नहीं है। हुआंग फेंग, इसे आजमाएं। ये पुष्टि करने के बाद कि उसके पास इसे खोलने का कोई रास्ता नहीं है, बाई जियाओरो को मदद के लिए हुआंग फेंग की ओर रुख करना पड़ा। वह जानती थी कि हुआंग फेंग प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ था, उससे कहीं बेहतर। शायद वह इसे खोल सके। हाँ भाई हुआंग, आप कोशिश कर सकते हैं। पिछले संपर्कों के माध्यम से ताओ जियुन ने भी हुआंग फेंग के कौशल की प्रशंसा की, विशेष रूप से रेड हेड के मुख्यालय से बॉक्स छीनने की उनकी क्षमता की। ठीक है। हुआंग फेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बाई जियाओरो द्वारा दिया गया बक्सा लिया और उसे एक हथेली से विभाजित कर दिया। हालांकि तुरंत हुआंग फेंग की भौहें भी सिकुड़ गईं। हालांकि उसकी हथेली आकस्मिक लग रही थी, लेकिन इसमें उसके कौशल का 90% उपयोग हुआ और वह बॉक्स को नुकसान नहीं पहुंचा सका। अज्ञात धातु से बना ये बक्सा वाकई शक्तिशाली है। मैंने कहा था आप इसे नहीं खोल सकते। इस समय फेंग युआन ने आत्मसंतुष्टता से कहा कि उसे दूसरे पक्ष ने पकड़ लिया था, जो अधिक खतरनाक और कम शुभ होने के लिए अभिशप्त था। उसके लिए इंतजार करना एक असीमित और अंधकार में भविष्य होगा। वह पहले से ही हताश था। हालांकि अब ये देखकर कि इन लोगों के पास इस बक्से को लेने का कोई रास्ता नहीं है, वह बहुत खुश हुआ और उसके मन में बदले की भावना आ गई। स्पर्श जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसे एक और स्पर्श मिला। क्या उसने तुम्हें चुप रहने के लिए नहीं कहा? वापस जाने का इंतजार करो। तुम धीरे धीरे हमें समझाओ। अब मुझे ईमानदार बात बताओ। फेंग युआन को एक और मिलता है जो पूरी तरह से ईमानदार है। ये देखकर कि हुआंग फेंग को खोला नहीं जा सका, बाई जियाओरो निराश हो गई। क्या आप नहीं खोल सकते? आपको पता होना चाहिए कि हुआंग फेंग एक प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ है। यदि वो इसे खोल भी नहीं सकता है तो दूसरों के लिए इसे खोलना लगभग असंभव है, भले ही वे इसे वापस ले लें। किसने कहा कि? हुआंग फेंग थोड़ा मुस्कुराए, फिर चारों ओर देखा, एक तार पाया और कहा, बस इसका उपयोग करें। जब फेंग युआन ने देखा कि हुआंग फेंग एक चोर की तरह तिजोरी का ताला खोलना चाहता है तो वो हुआंग फेंग पर हंसना चाहता था। हालांकि जब उसने देखा कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य की ओर देख रहा है तो उसने समझदारी से अपना मुंह बंद कर लिया। क्या ये काम कर सकता है? बाई जियाओरो और ताओ जियुन को स्पष्ट रूप से नहीं लगता कि हुआंग फेंग तिजोरी खोलने के लिए इस चीज पर भरोसा कर सकते हैं। इस तिजोरी को हिंसक तरीके से खोला भी नहीं जा सकता। ये स्पष्ट रूप से एक उच्च स्तरीय उत्पाद है। ऐसी चीज को एक छोटे से तार से कैसे खोला जा सकता है? बस कोशिश करें, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद उसने तार को छेद में डाला और उसे दाएं बाएं हिलाया। तभी सभी ने पा की आवाज सुनी। तिजोरी का ऊपरी आवरण थोड़ा हिल गया और हुआंग फेंग ने अपना दाहिना हाथ उठाते ही तिजोरी खोल दी। संभव नहीं, संभव नहीं। फेंग युआन, जिसने परिणाम अपनी आंखों से देखा, को स्वीकार करना स्पष्ट रूप से कठिन था। ऊंची कीमत पर खरीदी गई तिजोरी को हुआंग फेंग ने तार के एक टुकड़े से आसानी से खोल दिया। पूरी प्रक्रिया महज 2 सेकंड की थी। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? यहाँ तक कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के उस सदस्य को भी भूल गए जिसने उनकी ओर गौर से देखा था। वह अनियंत्रित रूप से चिल्लाया। सौभाग्य से इस समय खिलाड़ी हुआंग फेंग के प्रदर्शन के कारण आश्चर्य से भरा था, लेकिन उसे फेंग युआन की उपस्थिति की परवाह नहीं थी। आप वास्तव में इसे खोलते हैं? बाई जियाओरो और ताओ जियुन भी सुखद आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस तिजोरी को कई विशेषज्ञ हिंसा से नहीं खोल सके, उसे हुआंग फेंग ने एक पतले तार से खोल दिया। यह आश्चर्यजनक है। क्या हुआंग फेंग चोर है? ठीक है, आइए देखें कि क्या आप यही ढूंढ रहे हैं। हुआंग फेंग मुस्कुराए और बॉक्स को उनकी तरफ धकेल दिया। बेशक हुआंग फेंग चोर नहीं है। उसने तिजोरी खोलने के लिए सिर्फ तार का इस्तेमाल किया। उसने चोर के अनलॉक कौशल का उपयोग किया। इस कौशल का उपयोग खेल में बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। हुआंग फेंग ने इसके बारे में नहीं सोचा। वास्तव में इसका उपयोग करना बहुत आसान है। वो बस इसे पहले आजमाना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से यह एक सफलता है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 988 एक नया रूप। हाँ, यही तो बातें हैं।
बस बॉक्स में मौजूद चीजों को देखने और फेंग युआन के घातक भूरे रंग को देखने के बाद ताओ जियून ने निर्धारित किया कि बॉक्स में मौजूद चीजें वही थी जिनकी उन्हें तलाश थी। बेशक फेंग युआन अच्छे मूड में नहीं है या हताश भी नहीं है, क्योंकि अगर ताओ जियून और अन्य लोग घर पहुंचने पर बॉक्स नहीं खोल सकते हैं तो उनके पास सौदेबाजी के लिए जगह होगी और वे अपने लिए कुछ अच्छा उपचार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब जब बॉक्स हुआंग फेंग द्वारा खोला गया है तो उसे वास्तव में कोई उम्मीद नहीं है। हुआंग फेंग, समूह नेता बाय, इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अधीनस्थों को फेंग युआन को ले जाने देने के बाद ताओ जियून ने हुआंग फेंग और बाय जियाओरो से ईमानदारी से कहा।